प्रज्वलित ज्ञान सागर का प्रदर्शन और लीलाओं का रहस्य उद्घाटन। बहुत समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों ने अचानक अपनी स्पष्टता फिर से हासिल कर ली और उनके चेहरे पर एक विचारशील नजर चमक उठी। पहुंचकर उन्होंने अपनी गोली भट्टी को बुलाया और काली किताब के अंतरिक्ष से कुछ जड़ी बूटियां निकाल ली। प्रज्वलित ज्ञान सागर फूट पड़ा और इन जड़ी बूटियों के चारों ओर लिपटा। झुलसा देने वाली गर्मी के तहत ये जड़ी बूटियां जल्दी से औषधीय तरल में संघनीभूत हो गई, जिन्हें तब एक व्यवस्थित तरीके से गोली भट्टी में रख दिया गया। उनका प्रज्वलित ज्ञान सागर फिर गोली भट्टी के चारों ओर लिपटा और औषधीय तरल विलय और परिवर्तित होना शुरू हो गया। एक पल बाद एक ताज़ा गोली की खुशबू कमरे को भर गई। एक मुलायम आवाज के साथ एक गोल गोली गोली भट्टी से बाहर उड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पकड़ा और ध्यान से इसकी जांच की। उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। एक आध्यात्मिक ग्रेड की गोली। अतीत में गोली को परिष्कृत करने के लिए जीवन शक्ति का उपयोग करने की तुलना में ये बहुत तेज और अधिक सुविधाजनक था। गोली को परिष्कृत करने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया था। इसके शीर्ष पर त्रिपाठी जीवप्ती महसूस कर सकते थे कि अगर उन्होंने अभ्यास किया और अपने प्रज्वलित ज्ञान सागर का अच्छी तरह से उपयोग किया तो उनके द्वारा परिष्कृत गोली की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। कीमिया करने के लिए प्रज्वलित ज्ञान सागर का उपयोग करना जीवन शक्ति का उपयोग करने से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। पूरी प्रक्रिया के दौरान लीलाओ और जय याओ भी पूरी तरह से तल्लीन थे। जय याओ ने आश्चर्य में देखा। भले ही उन्होंने अपने गुरु को कीमिया करने के लिए प्रज्वलित ज्ञान सागर का उपयोग करते हुए अनगिनत बार देखा था, फिर भी वह आश्चर्यचकित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। उनके जैसे किसी के लिए जिसके पास ऐसा फायदा नहीं था, स्वाभाविक रूप से वह त्रिपाठी जीवप्ती की योग्यताओं से काफी ईर्ष्या करते थे। लीलाओ ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। त्रिपाठी जीवप्ती की समझने की क्षमता और योग्यता ने उन्हें महसूस कराया कि उनका अनुभव कोई झूठ नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से उनके अनुभव को पूरी तरह से समझने और इसके आधार पर अपनी खुद की अंतर्दृष्टि और विकास विकसित करने में सक्षम होंगे। लीलाओ के मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने आध्यात्मिक ग्रेड की गोली को दूर रखा और सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। हाँ, छोटे भाई बहुत विनम्र है। ये बूढ़ा स्वामी वास्तव में तुम्हें ये सिखाने के लिए शर्तें रखता है। लीलाओ हल्की से मुस्कुराए। कृपया बोले लीलाओ। ये बूढ़ा स्वामी पूछना चाहता है, तुम्हारा प्रज्वलित ज्ञान सागर कैसे अस्तित्व में आया? इसके अलावा तुम्हारे प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति से ऐसा लगता है कि यह इस बूढ़े स्वामी से कम नहीं है। मेरे लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि तुम अपने प्रज्वलित ज्ञान सागर को इस हद तक विकसित कर सकते हो। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम इस बूढ़े व्यक्ति को इसके बारे में बता सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, पहले प्रश्न के बारे में। ये वास्तव में एक दुर्घटना से सामने आया था। मेरे पास एक बार एक जैद सच्चा आत्मा का टुकड़ा था और मैं अपनी खेती के आधार और लड़ाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए इसकी ऊर्जा को निगलना चाहता था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस खेती के दौरान मैं गलती से एक प्रज्वलित आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित कर लूंगा। जैद सच्चा आत्मा। लीलाओ का भाव बदल गया। तुम्हारे पास साहस है। तुम इस तरह की चीज को निगलने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने उस समय इसके बारे में बहुत नहीं सोचा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह वास्तव में काफी खतरनाक था। त्रिपाठी जीवप्ती खिलखिलाए। सौभाग्य से जैद सच्चा आत्मा बहुत मजबूत नहीं थी, अन्यथा मैं मर जाता। लीलाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और सोचा, ऐसा लगता है कि एक जैद सच्चा आत्मा को निगलने से भी एक प्रज्वलित ज्ञान सागर जन्म ले सकता है, लेकिन यह तरीका अभी भी थोड़ा बहुत जोखिम भरा है। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से इसलिए पूछा क्योंकि वह जय याओ को एक प्रज्वलित ज्ञान सागर प्राप्त करने में मदद करना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती का तरीका जय याओ के लिए उपयुक्त नहीं था। यह उल्लेख करना नहीं कि क्या ये खतरनाक था या नहीं, यहाँ तक कि अगर कोई खतरा नहीं था, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि जय याओ एक प्रज्वलित ज्ञान सागर उत्पादित करने में सक्षम होंगे। संयोग का तत्व बहुत बड़ा था। जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे कहा, जिस कारण से मेरा प्रज्वलित ज्ञान सागर लीलाओ के बराबर हो सकता है वह इसलिए है क्योंकि मैंने इसे निगल लिया। मुझे लगता है कि यह शायद इसलिए है क्योंकि मैंने दूसरे लोगों के प्रज्वलित ज्ञान सागर को निगल लिया और इसलिए नहीं कि मैंने इसे खुद विकसित किया। दूसरे लोगों के प्रज्वलित ज्ञान सागर को निगल लिया। लीलाओ पीले पड़ गए। लीलाओ को गलतफहमी हुई। मैंने इसे जबरदस्ती नहीं लिया। एक निश्चित जगह पर प्रज्वलित ज्ञान सागर वाले कई साधक मर गए। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को संरक्षित किया गया था और मैं इसे संयोग से निगलने में सक्षम था, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। तुम्हारा अवसर वास्तव में एक को ईर्ष्या दिलाता है, जय याओ ने ईर्ष्या के साथ कहा। इस दुनिया में हालांकि एक अलग प्रज्वलित ज्ञान सागर वाले साधक को ढूंढना दुर्लभ था, कुछ हमेशा होते थे। ये केवल कहा जा सकता है कि प्रज्वलित ज्ञान सागर वाले एकमात्र उच्च स्तर के कीमियागर त्रिपाठी जीवप्ती और लीलाओ थे। शायद प्रज्वलित ज्ञान सागर वाले अन्य लोग थे, लेकिन वे कीमिया में निपुण नहीं थे और केवल लड़ाई में इसका उपयोग कर सकते थे। ये बूढ़ा स्वामी समझता है। लीलाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। छोटे भाई को इस बूढ़े स्वामी के संदेहों का जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। यह इस बूढ़े स्वामी के लिए एक बड़ी मदद रहा है। लीलाओ बहुत विनम्र हैं। इस जूनियर को भी लीलाओ से बहुत लाभ हुआ है। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। एक पल के लिए सोचते हुए इससे पहले कि पूछा, क्या वरिष्ठ मुझसे कुछ और कहना चाहते थे?
इससे पहले लीलाओं ने अनुमान लगाया था कि त्रिपाठी जीवोक्ति केवल हाल ही में आकाशभेदी पंथ में शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने कारण प्रकट नहीं किया था, जिसने त्रिपाठी जीवोक्ति को थोड़ा चिंतित कर दिया था। लीलाओं जैसा एक व्यक्ति इस तरह की बकवास नहीं कहेगा, इसलिए चूंकि उन्होंने ऐसा किया था तो इसके पीछे कोई गहन अर्थ होना चाहिए। हाँ, यह मामला तुमसे संबंधित हो भी सकता है और नहीं भी। लीलाओ खिलखिलाए पहुंचकर और एक आध्यात्मिक गोली निकालकर त्रिपाठी जीवोक्ति को सौंप दी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे लिया और ध्यान से इसकी जांच की, आश्चर्य में पूछते हुए, क्या ये वही आध्यात्मिक गोली नहीं है जिसे मैंने परिष्कृत किया था? यह आध्यात्मिक गोली वही थी जिसे उन्होंने पिछली बार सराय में जई याओ के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए परिष्कृत किया था और अभी भी इस पर गोली नसें थी। अगर छोटे मित्र के लिए ये सुविधाजनक है तो क्या आप कृपया इस आध्यात्मिक गोली को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए गए आध्यात्मिक सरणी को चित्रित कर सकते हैं? लीलाओं ने दयालुता से कहा, आश्वस्त रहें, ये बूढ़ा स्वामी तुम्हारे ज्ञान में झांकने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे बस कुछ संदेह है। इसमें कुछ भी असुविधाजनक नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति खिलखिलाए लीलाओं जैसे एक चरित्र के सामने उन्होंने बहुत आश्वस्त महसूस किया। अपनी जीवन शक्ति को घुमाते हुए उन्होंने गोली भट्टी के अंदर पहले उपयोग की गई आध्यात्मिक सरणी को अंकित करना शुरू कर दिया। जल्द ही आध्यात्मिक सरणी अंकित होने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने गोली भट्टी सौंप दी। लीलाओं ने इसे लिया और इसकी जांच की। उनके चेहरे पर एक विचारशील नजर दिखाई दी। इससे पहले कि उन्होंने आसानी से गोली भट्टी जई याओ को सौंप दी, एक नजर डालो। जई याओ अपने चेहरे पर एक भ्रमित नजर के साथ गोली भट्टी ली और इसकी जांच करना शुरू कर दिया। एक पल बाद वह एक हल्की आह निकालने से खुद को नहीं रोक सके, जैसे कि उन्होंने कुछ दिलचस्प खोज लिया हो। क्या गलत है? त्रिपाठी जीवोक्ति इस गुरु और शिष्य जोड़ी से भ्रमित थे। दिलचस्प। जई याओ ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा। भाईयान द्वारा उपयोग की गई आध्यात्मिक सरणी अब हम जो उपयोग करते हैं उससे थोड़ी अलग है। यह एक बहुत प्राचीन तकनीक लगती है। हाँ, लीलाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वास्तव में एक बहुत प्राचीन आध्यात्मिक सरणी है, एक जिसे कई पीढ़ियों से खो दिया गया है। अब हम जो आध्यात्मिक सरणी उपयोग करते हैं उसकी तुलना में ये निस्संदेह अधिक उपयोगी है। मैंने इसे एक बहुत प्राचीन पुस्तक से सीखा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने समझाया। लीलाओ, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन सभी आध्यात्मिक सरणियों को अंकित कर सकता हूं जिन्हें मैं जानता हूं। बूढ़ी खिलखिलाए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे यह इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे ज्ञान का लोभ करता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि याओएर और मैंने इस तरह की आध्यात्मिक सरणी को पहले देखा है, इसलिए मुझे लगता है कि यह तुमसे संबंधित हो सकता है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने त्योरी चढ़ाई। मैं विवरण सुनना चाहूंगा। भाई यान, यह इस तरह है। जई याओ ने जारी रखा, जब से मैं एक बच्चा था मैं पहाड़ों में अपने गुरु के साथ खेती कर रहा हूँ, कीमिया मार्ग सीख रहा हूँ। 20 साल के बाद कुछ साल पहले मेरे गुरु ने मुझे दुनिया का अनुभव करने के लिए पहाड़ों से बाहर निकालने का फैसला किया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे कीमिया कौशल के साथ मैं इस दुनिया में अपने समकालीनों के बीच अजय हूँ, लेकिन उल्टे बादल शहर में मैं भाई यान से हार गया। और उससे पहले मैं एक और व्यक्ति से हार गया, बस 2 साल पहले। ये सुनकर त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान थे। कोई व्यक्ति है जो कीमिया में भाई जई से बेहतर है? हाँ, जो मुझे सबसे अधिक निराश करता है वह यह है कि वह व्यक्ति एक महिला थी। जई याओ ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा। त्रिपाठी जीवोक्ति स्तब्ध थे, लेकिन अचानक जैसे कि उन्हें कुछ याद आया हो, उनकी आंखें चमक उठी और उन्होंने उत्सुकता से पूछा, किस तरह की महिला? मुझे नहीं पता। वह महिला एक घूंघट पहने हुई थी, उसका माथा एक नीलम से सजाया गया था और उसकी आंखें बहुत चमकीली और साफ थीं। वह एक सुंदरता होनी चाहिए, लेकिन वह थोड़ी नाजुक दिखती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की सांस धीरे धीरे तेज हो गई क्योंकि उन्होंने एक कांपती आवाज में पूछा, क्या उसके बगल में एक कामुक बूढ़ा व्यक्ति था? कामुक? जई याओ ने उन्हें खाली नजर से देखा। यह शायद कामुक था। किसी भी मामले में उस बूढ़े व्यक्ति ने अनादर की एक भावना दी। क्या उस बूढ़े व्यक्ति का उपनाम मेंग है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक गहरी सांस ली। निश्चित रूप से वह छोटे भाई से संबंधित है। लीलाओ ने धीरे से सिर हिलाया। जब इस बूढ़े स्वामी ने इस आध्यात्मिक गोली में उपयोग की गई आध्यात्मिक सरणी के निशान देखे तो उन्हें कुछ अनुमान था, लेकिन उन्हें पक्का नहीं था। अब ऐसा लगता है कि छोटे भाई और वह युवती एक ही परिवार से हैं। आखिरकार आपके द्वारा उपयोग की गई आध्यात्मिक सरणियां समान हैं। हाँ, वह मेरी वरिष्ठ बहन है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जोर से सिर हिलाया। कोई गलती नहीं थी। 2 साल पहले कीमिया में जई याओ को हराने वाली निश्चित रूप से जियानीन चांग थी। इस दुनिया में केवल जियानीन चांग ही ऐसा कारनामा हासिल कर सकती थी, कोई और नहीं था। आप सभी किस पंथ से हैं? आप सभी इतने मजबूत क्यों हैं? दी याओ ने एक निःशब्द भाव पहना। वह महिला एक चीज है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक अलग शारीरिक गठन के साथ पैदा हुई थी। जब कीमिया की बात आती है तो उसे गोली भट्टी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। वह बस आसपास की विश्व ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है और इच्छा पर गोली नसें परिष्कृत कर सकती है। मैंने उससे 3 बार प्रतिस्पर्धा की, लेकिन परिणाम एक कुचलने वाली हार थी। मेरे आत्मविश्वास पर एक बड़ा झटका। लेकिन तुम और भी असाधारण हो, वास्तव में अपने प्रज्वलित ज्ञान सागर जैसे फायदे रखते हो। मैं बस तुम्हारी वरिष्ठ बहन और छोटे भाई से तुलना नहीं कर सकता। उसके पास वास्तव में एक विशेष शारीरिक गठन है, एक जिसे विशेष रूप से कीमिया के लिए जन्म दिया गया था।
त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, उनका दिल उत्साह से भरा हुआ था। इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद उन्हें अंत में एक उपयोगी सुराग मिल गया। पवित्र आत्मा औषधि शरीर। ली लाओ अचानक चिल्लाए, कोई आश्चर्य नहीं। ऐसा लगता है कि उसके पास पवित्र आत्मा औषधि शरीर है। समय आने पर उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से इस बूढ़े स्वामी से आगे निकल जाएंगी। फिर भी वह बूढ़ा हरामी मेंग हुआ अभी भी इतना गुप्त रहा है और इस बूढ़े स्वामी को इसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक है। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया। जिस तरह से लीलाओं ने मेंग हुआ को संबोधित किया, उससे ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे और यहाँ तक कि एक ही पीढ़ी के थे। वरिष्ठ, जब आप उनसे मिले तो क्या आपने किसी और को देखा? मेरे पास अभी भी उनके साथ एक वरिष्ठ बहन और एक दोस्त है। क्या वे भी कीमिया में निपुण हैं? जई याओ ने एक कड़वे भाव के साथ पूछा। नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें नहीं देखा। मेंग हुआ के साथ केवल वह छोटी लड़की जिया उपनाम वाली लगती है। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव डूब गया, उनका दिल बेचैनी से भर गया। अगर मेंग हुआ के साथ जिया नीमचान थी तो सुयान का क्या? बूढ़ा दानव कहाँ था? वे दोनों कहाँ चले गए थे? बूढ़े दानव के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वह मूल रूप से टोंगहुआन क्षेत्र से था और यहाँ तक कि एक दानव जनरल के शरीर पर कब्जा कर लिया था। एक संत क्षेत्र के स्वामी के अलावा कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन सुयान अलग थी। वह एक अकेली महिला थी और उसकी शक्ति विशेष रूप से उच्च नहीं थी। क्या होगा अगर उसे किसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ा? मेंग हुआ से अलग होने का क्या कारण था, या क्या उसे किसी तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़ा था? त्रिपाठी जीवप्ती का दिल अचानक उनके पेट के नीचे डूब गया क्योंकि उनकी कल्पना दौड़ने लगी। एपिसोड नंबर 722। लगभग त्रिपाठी जीवप्ती की अधीरता को भांपते हुए लीलाओं ने जल्दबाजी में सांत्वना के कुछ शब्द कहे। त्रिपाठी जीवप्ती भी जानता था कि इस समय इन बातों के बारे में सोचना बेकार है। केवल उपाध्याय अनीशपाल को ढूंढकर और उनसे पूछकर ही वह स्थिति के बारे में अधिक जान पाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का मन धीरे धीरे शांत हुआ और उसने पूछा, लीलाओ, आप और भाई छायाओ उनसे कहाँ मिले थे? नीले पानी का शहर। नीले पानी का शहर। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। हाँ, ये यहाँ से कुछ महीने दूर है, लेकिन अगर तुम उन्हें अब भी ढूंढोगे तो हो सकता है तुम उन्हें न ढूंढ पाओ। हम उनसे 2 साल पहले मिले थे जब उपाध्याय अनीशपाल ने कहा था कि वह जल्द ही नीले पानी का शहर छोड़ देंगे। अब तक उन्हें निकल जाना चाहिए, लीलाओ ने कुछ पछतावे के साथ कहा। त्रिपाठी जीवप्ती के हाव भाव और मन को देखते हुए उपाध्याय अनीशपाल और शांत उपनाम वाली वह छोटी लड़की उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा, किसी भी मामले में यह आखिर एक सुराग है। मैं उन्हें लंबे समय से ढूंढ रहा हूं लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए। लीलाओ मुस्कुराए और सिर हिलाया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, फिर मैं छोटे भाई को शुभकामनाएं देता हूँ। लीलाओ, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुट्ठी बांधी। लीलाओ और झायाओ को विदा कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से सराय लौट आया। इस बार लीलाओं से इतना मूल्यवान सुराग मिलना एक सुखद आश्चर्य था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती अब और देरी नहीं करना चाहता था। कांग्यान और फेउ को सूचित करने के बाद वह तुरंत नीले पानी का शहर के लिए निकल पड़ा। कांग्यान और फेउ दोनों जानते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी 2 वरिष्ठ बहनों को ढूंढ रहा था। अब जब उसे एक सुराग मिल गया था, हालांकि संभावनाएं कम थी, उन्होंने उसे रोका नहीं और इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती को एस्कॉर्ट करने की पेशकश की। त्रिपाठी जीवप्ती ने मना कर दिया। 1000 साल का दानव फूल का औषधीय द्रव उसे वापस लाने में त्रिपाठी जीवप्ती को 1 साल से अधिक का समय लगा था। उनके 4 मार्शल अंकल और मार्शल चाची सभी संघ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसका इंतजार कर रहे थे, तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें उनके महत्वपूर्ण मामलों में देरी कैसे करने दे सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती का रवैया दृढ़ था, इसलिए कांग्यान और फेउ के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उसे बार बार अपनी सुरक्षा पर ध्यान देने और बाहर उसके साथ कुछ गलत होने पर उन्हें बताने के लिए याद दिलाया। अपने मार्शल अंकलों की चिंता महसूस करके त्रिपाठी जीवप्ती को अपने दिल में गर्मी महसूस हुई। बाहरी दुनिया में अकेले काम करने का त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत अनुभव था। इतने सालों से ये कहा जा सकता है कि वह मूल रूप से दुनिया में अकेले ही घूम रहा था। एक साधारण पैकिंग के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत निकल पड़ा। तैरते बादल का शहर के बाहर कांग्यान और फेउ ने त्रिपाठी जीवप्ती को जाते हुए देखा और फिर वे भी ऊंचा आसमान संप्रदाय की ओर लौट गए। उन्हें भी संघ क्षेत्र में अपनी सफलता की तैयारी के लिए वापस जाना था। सिटी लॉर्ड के हवेली में लीलाओ और झायाओ ने भी आओगू और अन्य लोगों को विदा किया। वह दुनिया की यात्रा के रास्ते पर निकल पड़ा। बिजली की गति से उड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती चिंता से जल रहा था। हालांकि वह जानता था कि उसके सफल होने की संभावनाएं कम हैं, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। वह बस यही चाहता था कि जल्द से जल्द नीले पानी का शहर पहुंचे और देखे कि क्या वह वहां कोई उपयोगी सुराग प्राप्त कर सकता है। प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए, नदियों और जलधाराओं को पार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती की गति बिजली की तरह थी। अब जब उसकी खेती उत्कृष्ट क्षेत्र तक पहुंच गई थी तो उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। इसके अलावा उन जगहों पर जहां कोई उसे देख नहीं सकता था, त्रिपाठी जीवप्ती अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने पवन और वज्र पंखों को भी प्रदर्शित करता था।
उत्कृष्ट क्षेत्र एक निम्न क्षेत्र नहीं था, लेकिन टोंगहुआन क्षेत्र में जहां उत्कृष्ट लोग संत क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, यह अभी भी दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया, उसे कम से कम संत क्षेत्र तक खेती करने की आवश्यकता थी, तभी वह यहाँ निर्बाध रूप से यात्रा कर पाएगा। इस दुनिया में एक मुकाम बनाने के लिए उसे मजबूत बनने की जरूरत थी। हालांकि वह अब ऊंचा आसमान संप्रदाय में था और उसके पैतृक संस्थापक और मार्शल अंकल उसके प्रति बहुत अच्छे थे, लेकिन अंत में यह उसकी नींव नहीं थी। वह ऐसी शक्ति चाहता था जो उसकी अपनी हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिपाठी जीवप्ती का चिंतित मन धीरे धीरे शांत होता गया। जब उसका मन शांत हुआ तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक आत्मज्ञान महसूस किया। उसका पहले का दृढ़ता और आत्मविश्वास उसमें लौट आया। उसे लगा कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो एक दिन वह इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हो पाएगा और एक अधिपति बन जाएगा। उसके पास अदम्य स्वर्ण कंकाल और विनाश की दानव आंख थी। हालांकि ये सभी महान दानव भगवान द्वारा छोड़े गए अनमोल खजाने थे, लेकिन केवल त्रिपाठी जीवप्ती ही उनका पूरी तरह से उपयोग कर सकता था और उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता था। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती निष्क्रिय नहीं रहा, बल्कि इसके बजाय उसने तारा क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न रहस्यों को समझा और लीलाओं द्वारा उसे ज्वलंत ज्ञान सागर का उपयोग करने के लिए सिखाए गए तरीके को समझा। आत्मविश्वास और मानसिकता में इस तरह का बदलाव एक उत्तेजक जैसा था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती अपनी खुद की ताकत के बारे में अधिक से अधिक समझने लगा। उत्कृष्ट क्षेत्र में उसकी हालिया सफलता जल्दी से स्थिर हो गई। उसके सामने एक घना जंगल था जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। प्राचीन पेड़ आसमान को छू रहे थे और जो कुछ भी उसकी आंखों में प्रवेश कर रहा था वह हरा भरा था। हवा ताजी थी और ऊर्जा काफी असाधारण थी। घने जंगल में दानव जानवर और मानवीय गतिविधियों के कई निशान थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उड़कर आगे निकल गया, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आधे महीने बाद उसने इस जंगल को पार कर लिया। जिस क्षण उसने ऊंची पर्वत चोटी को पार किया, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक ताजी और प्राकृतिक आभा को अपने ऊपर आते हुए महसूस किया। यह आभा हल्की मछली जैसी गंध के साथ मिली हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति हिल गई क्योंकि वह परिचितता की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। जब वह अभी भी बहुत कमजोर था, जब उसने पहली बार जीवन के अनुभव के लिए ऊंचे आसमान के मंडप को छोड़ा और समुद्र नगर पहुंचा, तो उसने इस तरह की आभा को सूंघा था। क्योंकि यह समुद्र की हवा थी, हवा अपने साथ खारे पानी की नमकीन गंध लेकर आई थी। चारों ओर देखते हुए दूर क्षितिज पर त्रिपाठी जीवप्ती ने एक नीले समुद्र को चमकती लहरों के साथ देखा। हवा उसी दिशा से आ रही थी, लेकिन चूंकि यह नीचे के ऊंचे पहाड़ों से अवरुद्ध थी, इसलिए पहाड़ के दूसरी तरफ ऐसी कोई आभा नहीं थी। समुद्र तट। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि तथाकथित नीले पानी का शहर वास्तव में तट पर स्थित होगा। वह इतनी जल्दबाजी में निकला था कि यहाँ आने से पहले उसने इस जगह के बारे में सावधानी से पूछताछ नहीं की थी। कांग्यान और फेव ने भी उसे चेतावनी नहीं दी थी, इसलिए जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अब नीला समुद्र देखा तो उसे लगा जैसे उसे दूसरी दुनिया में ले जाया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक अपनी ही दुनिया में लौट आया हो और समुद्र नगर के पास आ गया हो। अंतहीन समुद्री द्वीपों के स्वामी और मोर पालने वाली युवती झोंक मियाओ के एक एक करके त्रिपाठी जीवप्ती के दिमाग में कौंध गए। हल्के से हंसते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और इन यादों को दूर किया और तेजी से आगे उड़ गया। वह जितना आगे उड़ा, हवा में जल विशेषता ऊर्जा उतनी ही समृद्ध होती गई। ये निश्चित रूप से जल विशेषता की खेती करने वाले के लिए खेती करने और जड़ जमाने के लिए एक अच्छी जगह थी। 3 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंत में नीले पानी का शहर पहुंचा और सुरक्षित रूप से प्रवेश करने के लिए एक क्रिस्टल पत्थर का भुगतान किया। नीले पानी का शहर के अंदर हर जगह एक अलग गंध थी। आने जाने वाले अधिकांश खेती करने वाले हल्के नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। क्योंकि उन्होंने जल विशेषता गुप्त तकनीक और मार्शल कौशल की खेती की थी, इसलिए उन्हें इस रंग से खास लगाव था। यहाँ त्रिपाठी जीवप्ती की सच्ची यान गुप्त तकनीक हल्की दबी हुई थी, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके जैसा खेती करने वाला जिसने यान विशेषता गुप्त तकनीक या अग्नि विशेषता गुप्त तकनीक की खेती की थी, वह लंबे समय तक इस तरह की जगह पर रहने को तैयार नहीं होगा। अगर वह यहाँ बहुत देर तक रहता तो न केवल उसकी गुप्त तकनीक और मार्शल कौशल दब जाते, बल्कि उसकी अपनी ताकत भी कम हो जाती। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि उसके सफल होने की संभावनाएं कम है, फिर भी नीले पानी का शहर में कदम रखने के तुरंत बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने निराशा का भाव दिखाया। उसने जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना जारी नहीं की, लेकिन उसे यकीन था कि उपाध्याय अनीशपाल अब यहाँ नहीं थे। क्योंकि कोषाध्यक्ष अनीश की रक्षात्मक कलाकृति स्वर्गीय महल अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने नीले पानी का शहर में पहुंचने पर जानबूझकर इसे काली पुस्तक का स्थान से बाहर निकाल लिया था। अगर उपाध्याय अनीशपाल वास्तव में यहाँ होते तो वह इसे भांप लेते। आखिरकार इस कलाकृति में उनकी आत्मा छाप थी। चूंकि वह प्रकट नहीं हुए थे, इसका मतलब था कि उपाध्याय अनीशपाल और यादव रवीना रानी बहुत पहले ही चले गए थे। कुछ देर उदास महसूस करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को संभाला और नीले पानी का शहर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। हालांकि उपाध्याय अनीशपाल चले गए थे, शायद उन्होंने कुछ सुराग छोड़े हों जिन्हें वह ट्रैक कर सकता था। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती के पास एक कीमियागर पहचान और एक कीमियागर टोकन था,
तो अगर वह जानकारी के बारे में पूछताछ करना चाहता था तो ये पहले जितना मुश्किल नहीं होगा। नीले पानी का शहर के कीमियागर गिल्ड की ओर चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना कीमियागर टोकन दिखाया और वहां के कीमियागरों से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती का कीमियागर टोकन वही था जो उसने ग्रैंड बोल्डर शहर में प्राप्त किया था और जिसे कभी बदला नहीं गया था, इसलिए दूसरों की जांच के तहत वह सिर्फ एक स्पिरिट ग्रेड निम्न रैंक कीमियागर था। फिर भी इसने नीले पानी का शहर के कीमियागरों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ के कीमियागर गिल्ड के प्रमुख एक स्पिरिट ग्रेड शीर्ष रैंक कीमियागर जो 100 साल से अधिक उम्र के थे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। भावनाओं के साथ आह भरते हुए उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये कहा जाना चाहिए कि एक कीमियागर टोकन के साथ कहीं भी जाना बहुत सुविधाजनक था। हालांकि दुनिया विशाल थी, लगभग हर शहर में एक कीमियागर गिल्ड था, जब तक कि शहर बहुत छोटा न हो। बेशक हर कीमियागर गिल्ड का प्रमुख वृद्ध व्यक्ति दू की तरह संत ग्रेड कीमियागर नहीं था। इस कीमियागर गिल्ड के प्रमुख एक स्पिरिट ग्रेड शीर्ष रैंक कीमियागर थे। कुछ जगहों पर एक स्पिरिट ग्रेड मध्य रैंक कीमियागर एक कीमियागर गिल्ड का नेतृत्व कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ पूछताछ करने आया था क्योंकि वह कीमियागर था और इसलिए भी कि यादव रवीना रानी भी एक कीमियागर थी, इसलिए हो सकता है कि उसने यहाँ के कीमियागरों के साथ कुछ लेन देन किया हो। पूछने के बाद सभी ने सिर हिलाया। केवल एक व्यक्ति ने कहा कि उसने पहले इस वृद्ध व्यक्ति और युवा जोड़ी को देखा था, लेकिन उसने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। 2 साल बीत चुके थे, इसलिए वह नहीं जानता था कि वे दोनों कहाँ चले गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती केवल असहाय होकर धन्यवाद कह सका और विदा ले ली। ली लाओ से उसे मिले सुराग उसी तरह कट गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि निराशाओं की यह श्रृंखला त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसे दृढ़ विश्वास था कि एक दिन वह पाटिल सुमित्रा और यादव रवीना रानी, साथ ही बूढ़े दानव के साथ फिर से मिल पाएगा। वह बूढ़ा कमीना कहीं नहीं मिल रहा था। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी जीवप्ती ने नीले पानी का शहर में जानकारी पर नजर रखी, साथ ही एक निश्चित प्रकार की औषधीय जड़ी बूटी खरीदने की भी कोशिश की। प्राचीन दानव जाति को बचाने के लिए आवश्यक संत गोली को परिष्कृत करने के लिए यह औषधीय जड़ी बूटी आवश्यक थी। ये केवल सागर के क्षेत्र में पाई जा सकती थी और यह अत्यंत दुर्लभ और कीमती थी। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए। समय उड़ गया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। न केवल वह उपाध्याय अनीशपाल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था, बल्कि वह जिस औषधीय जड़ी बूटी की तलाश कर रहा था वह भी नहीं मिली। उसने जिससे भी पूछा, सबने सिर हिलाया, ये दावा करते हुए कि यह औषधीय जड़ी बूटी लगभग विलुप्त हो चुकी थी और उन्होंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। 1 महीने बाद एक दिन त्रिपाठी जीवप्ती एक दवा की दुकान में कुछ खबरों के बारे में पूछताछ कर रहा था, तभी उसने अचानक अपने पास आ रहे कई लोगों की आभा महसूस की। माथे पर बल डालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती मुड़ा और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में खेती करने वालों के एक समूह को अपनी ओर आते देखा। इस समूह के लोगों की खेती ऊंची नहीं थी, मूल रूप से वे सभी अमरता आरोहण सीमा पर थे, लेकिन वे काफी संख्या में थे और उनकी आभाएं भयंकर थीं। जाहिर है वे सभी उस तरह की धार पर जीने वाले स्वामी थे। त्रिपाठी जीवप्ती के सामने पहुंचकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे देखा। क्या बात है? त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नाराजगी से पूछा। एपिसोड नंबर 723। ये समूह बहुत दोस्ताना नहीं लग रहा था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से उनके साथ शिष्टाचार से पेश नहीं आएगा। वह इस समय खराब मूड में था, इसलिए अगर कोई उसे उकसाता तो ये गुस्सा निकालने का अच्छा समय होता। मैंने सुना है कि तुम एक वृद्ध व्यक्ति और एक छोटी लड़की की जानकारी की तलाश कर रहे हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। तुमने उन्हें पहले देखा है? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। क्या यह एक कामुक वृद्ध और घूंघट वाली एक छोटी लड़की है? उस आदमी ने पुष्टि की। वे ही हैं। त्रिपाठी जीवप्ती खुश हो गया। अचानक उसे लगा कि उसके सामने लोगों का ये समूह दोस्ताना हो गया है। तो हमने उन्हें पहले देखा है। बड़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम्हें बस मुझे ये बताना है कि क्या वे कोई सुराग छोड़ गए हैं। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम? बड़े आदमी ने अचानक चालाकी से मुस्कुराया। किस तरह का इनाम? क्रिस्टल पत्थर या आध्यात्मिक गोलियां? जब तक यह एक मूल्यवान सुराग है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जब बड़े आदमी ने ये सुना तो वह आश्चर्य का एक निशान दिखाए बिना नहीं रह सका। त्रिपाठी जीवप्ती के कपड़ों को देखकर उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह इतना धनी होगा। लड़के, तुम काफी घमंडी हो। बड़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। लेकिन हालांकि हमने वृद्ध व्यक्ति और युवती को देखा है, हमने उनसे बात नहीं की है, इसलिए हमें विशिष्ट जानकारी नहीं पता है। तो मेरा समय बर्बाद मत करो। त्रिपाठी जीवप्ती का मूड अचानक बहुत अधिक सूक्ष्म हो गया और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, हम नहीं जानते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं जानते। अगर तुम वास्तव में पूछना चाहते हो तो हमारे साथ आओ। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी और वह अचानक मुस्कुराया। अच्छा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले चलो जो स्थिति जानता हो। बड़े आदमी ने सिर हिलाया। आगे बढ़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से उसके पीछे हो लिया।
बड़े आदमी द्वारा लाए गए लोग भी पीछे पीछे चल दिए। बिना किसी निशान के त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया। लोगों का ये समूह थोड़ा अमित था। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इसे महसूस कर सकता था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से उपाध्याय अनीशपाल और यादव रवीना रानी को देखा था, अन्यथा वे उनका इतनी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं करते। वृद्ध आदमी उपाध्याय ने उनके साथ क्या किया? ये समूह उनसे इतनी नफरत क्यों करता था? भले ही वह इस बारे में जागरूक था, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी साहसी था। वह बिल्कुल भी डरा नहीं था। वह शांति से उनके पीछे पीछे चला, जबकि चुपके से अपने चारों ओर की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। वह अब 1 महीने से नीले पानी का शहर में सक्रिय था और स्वाभाविक रूप से जानता था कि यहाँ कोई संघ क्षेत्र के स्वामी नहीं थे, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। वह भरे पूरे आदमी के पीछे बहुत देर तक चला। अचानक वे एक विशाल हवेली के सामने पहुंचे। घर में प्रवेश करने के बाद भरे पूरे आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती को आंगन के माध्यम से आगे बढ़ाया। कुछ ही देर बाद वे एक बगीचे में पहुंचे। बगीचे में एक क्रूर अभिव्यक्ति वाला एक युवक एक कुर्सी पर बैठा था। युवक के घुटनों के नीचे 2 मोहक ढंग से कपड़े पहने महिलाएं आधे घुटनों के बल जमीन पर बैठी थीं, पालतू जानवरों की तरह उससे लिपट रही थीं। इन 2 महिलाओं की शक्ति अधिक नहीं थी, वे शायद केवल जीवन शक्ति स्तर पर थीं। इस समय उन दोनों की गोरी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर था और कॉलर के दूसरे छोर पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। युवक के हाथ में एक रस्सी थी। एक महिला के गोल नितंब थे। वह जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठी थी, एक मोहक मुद्रा बना रही थी, जैसे कि वह एक पिल्ला हो, अपना सिर हिला रही हो और युवक से भीख मांग रही हो, उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रही हो। दूसरी महिला ने अपना सिर युवक के जांघों के बीच दबा रखा था, फुर्ती से चल रही थी, उसका मुंह किसी चीज से भरा हुआ लग रहा था और वह सिसक रही थी। ये दोनों महिलाएं बहुत कम कपड़े पहने हुए थीं, उनके शरीर को केवल पतले जालीदार कपड़े से ढका हुआ था, उनके स्तनों और पैरों के बीच धुंधला दिखाई दे रहा था। जब वे यहाँ पहुंचे तो भरे पूरे आदमी और खेती करने वालों के समूह ने तेज सांस लिए बिना नहीं रह सके, अपनी जीभ चाट रही थी क्योंकि उनकी आंखें वासना से भर गई थी। जहां तक कुर्सी पर बैठे युवक की बात है, उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक कामुक थी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। हालांकि उसने लंबे समय से सुना था कि अमीर परिवारों के कुछ युवा स्वामियों की कुछ असामान्य आदतें थीं, केंद्रीय राजधानी में कुछ ऐसे भी थे जो इन विकृत चीजों को पसंद करते थे। हालांकि ये पहला मौका था जब उसने अपनी आंखों से किसी को देखा था। युवा स्वामी, हम उन्हें ले आए हैं। भरे पूरे आदमी ने कुछ देर तक निरीक्षण किया, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है, और जल्दी से कहा। कुर्सी पर बैठे युवक ने बस सिर हिलाया, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी भी एक हड्डियों को ठंडा कर देने वाली अभिव्यक्ति पहने हुए था। अचानक युवक की अभिव्यक्ति बदल गई, भयंकर और भयानक हो गई, क्योंकि उसने उस महिला के बाल पकड़े जिसने अपना सिर उसके पैरों के बीच दबा रखा था और उसे कई बार थप्पड़ मारा। गुस्से से चिल्लाया, ओह नीच दासी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने दांतों का इस्तेमाल मत करो। ये थप्पड़ इतने भारी थे कि महिला के गल तुरंत सूज गए, लेकिन फिर भी उसने थोड़ी सी भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से युवक के पैरों तक रेंग गई। उसका कोमल शरीर कांप रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गई, उसकी आभा धीरे धीरे खतरनाक होती गई। युवक ने अपने कपड़े सीधे किए, चारों ओर शांति से देखा और ठंडे स्वर में सूंघा, क्या तुम वह हो जो उस वृद्ध व्यक्ति और छोटी लड़की की तलाश कर रहा है? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास उनके बारे में कोई सुराग है? नहीं, मैं भी उनकी तलाश कर रहा हूँ। युवक मुस्कुराया, अगर तुम्हारे पास कोई जानकारी है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? तुम भी उनकी तलाश कर रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला, तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट रहो, ये सवाल मुझे पूछना चाहिए। युवक का चेहरा अचानक बादल जैसा हो गया, क्योंकि उसने नाखुश होकर कहा, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है तो तुम्हें बताने में कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही उसने बात की, उसकी अभिव्यक्ति अचानक भयंकर हो गई। उसके हाथ अपनी कुर्सी की पीठ को कसकर पकड़ रहे थे, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति फूट पड़ी। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ। यह युवा स्वामी इस बिंदु तक गिर गया है, ये सब उस वृद्ध व्यक्ति के कारण है। लड़के, तुम मुझे अब बता सकते हो, उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम जवाब देने से पहले ध्यान से सोच लो। अगर तुम उनके दोस्त या रिश्तेदार हो तो मैं तुम्हें दुनिया की सभी यातनाओं का स्वाद चखाऊंगा और फिर तुम्हें यातना देकर मार डालूंगा। उस वृद्ध व्यक्ति ने तुम्हें अपंग कर दिया। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गया। उपाध्याय अनीशपाल किस तरह के व्यक्ति थे? अगर कोई विशेष कारण नहीं होता तो उनके लिए ऐसे कनिष्ठ के प्रति इतने निर्दयी होना असंभव था। एकमात्र व्याख्या ये थी कि इस युवक ने उपाध्याय अनीशपाल को गुस्सा दिलाया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत यादव रवीना रानी के बारे में सोचा। कोषाध्यक्ष अनीश छोटी वरिष्ठ बहन को खजाना मानते थे, इसलिए अगर इस युवक की छोटी वरिष्ठ बहन के बारे में विचार थे तो उसने वास्तव में उपाध्याय अनीशपाल को गुस्सा दिलाया होगा। इसके अलावा जिस तरह से यह युवक कार्य करता था, ये स्पष्ट था कि वह एक रंगीन मिजाज था जो महिलाओं से ग्रस्त था। हालांकि छोटी वरिष्ठ बहन ने कभी भी अपना असली रूप प्रकट नहीं किया था, लेकिन कोई भी देख सकता था कि वह निश्चित रूप से स्वर्गीय सुगंध और राष्ट्रीय सौंदर्य के साथ पैदा हुई थी। खासकर उस तरह का नाजुक और निर्दोष स्वभाव, इसने लोगों को अचेतन रूप से उसके प्यार में पागल कर दिया। ये सोचकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा भी अप्रिय हो गया।
मेरे राणा परिवार ने उस वृद्ध व्यक्ति को एक अति विशिष्ट व्यक्ति की तरह माना, लेकिन वह मेरे युवा स्वामी के प्रति इतना निर्दयी था, ये सीधे तौर पर अक्षम्य है। त्रिपाठी जीवक्ति को आगे बढ़ाने वाले भरे पूरे आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर तुमने झूठ बोलने की हिम्मत की तो ये दादा तुम्हें एक सबक सिखाएगा। उसने तुम्हारे युवा स्वामी के साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना सिर उसकी ओर मोड़ा, उसकी आंखें एक चाकू की तरह तेज थी। भरे पूरे आदमी को ध्यान नहीं गया और सूंघा, बस इतना है कि मेरा युवा स्वामी उस लड़की के प्यार में पागल था। उसने भोजन में दवा मिला दी थी। दवा? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा युवा स्वामी वास्तव में ऐसा काम करने में सक्षम है। यादव रवीना रानी के पास पवित्र आत्मा औषधि शरीर था, इसलिए उससे निपटने के लिए दवा का उपयोग करना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। हालांकि वह जानता था कि छोटी वरिष्ठ बहन सुरक्षित और स्वस्थ थी, त्रिपाठी जीवक्ति का दिल अभी भी गुस्से से जल रहा था। जब उसने तुम्हें अपमान किया तो वह वृद्ध व्यक्ति पहले से ही दयालु था। अगर मैं होता तो मैं ऐसा काम नहीं करता। त्रिपाठी जीवक्ति ने शैतानी ढंग से मुस्कुराया। लड़के, तुमने क्या कहा? बड़े आदमी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने कठोरता से पूछा। युवक ने रुचि से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। अगर तुम होते तो तुम क्या करते? मार देता। ये सुनकर सब हैरान रह गए। अचानक वे सब जोर जोर से हंसने लगे। लड़के, तुम वास्तव में पागल हो, मेरे राणा परिवार में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे डर है कि तुम मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते। इस नीले पानी का शहर में मेरा राणा परिवार। बड़े आदमी का चेहरा उपहास से भरा हुआ था। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, उसकी आवाज अचानक रुक गई। हवा में हल्की खून की गंध भर गई, जिससे बड़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी नाड़ियां और खून सूजते जा रहे हैं, और उसने कितनी भी कोशिश की, वह उन्हें दबा नहीं सका। खून, मांस और खून पूरे आसमान में उड़ गए। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ, लेकिन बड़े आदमी अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। जहां वह खड़ा था, वहां केवल लाल खून का एक ताल बचा था। जो लोग उसके करीब थे, वे मांस के टुकड़ों से ढके हुए थे। इस भयानक दृश्य ने सबको हक्का बक्का कर दिया, और वे मूर्खता से वहीं खड़े रहे, प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। कुर्सी पर बैठा युवक और भी हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, क्या तुम जानते हो कि वह वृद्ध व्यक्ति और वह छोटी लड़की कहाँ गए? अगर तुम जानते हो तो जल्दी करो और मुझे बताओ, और मैं तुम्हें एक अखंड शरीर के साथ छोड़ दूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी नजर चारों ओर घुमाई। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसे मार डालो। युवक का चेहरा फीका पड़ गया क्योंकि वह अंततः ठीक हो गया और गुस्से से चिल्लाया। बाकी खेती करने वाला भी एक सपने से जागे और चलना शुरू कर दिया। हवा चली और वज्र गड़गड़ाया। त्रिपाठी जीवक्ति अपनी जगह पर खड़ा रहा, हिला नहीं, लेकिन उसके शरीर में जीवन शक्ति फूट पड़ी। पवन और वज्रपंख प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनमें निहित पवन और वज्रबल बगीचे में हत्या के एक क्षेत्र में मिल गए। अमरता आरोहण सीमा खेती करने वाला जो इस भंवर में फंस गया था, उसे विरोध करने का मौका भी नहीं मिला और अनगिनत टुकड़ों में कट गया, भयानक मौतों के शिकार हुए। कुर्सी पर बैठा युवक हक्का बक्का रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस बार ऐसे दानव को उकसाएगा। क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति बहुत युवा दिख रहा था, उसने किसी को उसे वापस लाने के लिए भेजा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि इस युवक की शक्ति वह नहीं थी जो उसकी उम्र में उसके पास होनी चाहिए। उत्कृष्ट क्षेत्र, असंभव। युवक की आंखें बाहर निकल आईं क्योंकि उसके दिल में घबराहट भर गई थी। इतनी आसानी से इतने सारे अमरता आरोहण सीमा खेती करने वालों को बिना हिले मारने में सक्षम होना, केवल एक उत्कृष्ट ही ऐसा कर सकता था, लेकिन क्या इस दुनिया में इतना युवा उत्कृष्ट था? त्रिपाठी जीवक्ति के चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति को देखते हुए, जैसे ही वह धीरे धीरे उसके करीब आया, युवक चिल्लाया, यहाँ मत आओ। मैं उन दोनों की जानकारी नहीं जानता, यहाँ मत आओ। तो तुम मर चुके हो। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, और ये पुष्टि करने के बाद कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रहा था, उसने अपनी मुट्ठी युवक के सिर पर दे मारी। बगीचे के अंदर खून की गंध भर गई, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उदासीन रही। इस तरह की लड़ाई उसके लिए बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कहा जा सकता था। दूसरा पक्ष उसे उकसाने की हिम्मत कर रहा था, ये सीधे तौर पर मौत को आमंत्रित कर रहा था। दोनों कम कपड़े पहने महिलाएं घायल नहीं हुई, लेकिन वे डर गई थी। इस समय वे त्रिपाठी जीवक्ति को निहार रही थी। उनके कोमल शरीर कांप रहे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे नर्म हो गई। वह इन दोनों महिलाओं के साथ परेशानी नहीं ढूंढना चाहता था। अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में घूरने लगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जीवक्ति ने किस दिशा में देखा, या वह नीले पानी का शहर में अगला कदम क्या उठाएगा? एपिसोड नंबर 724। उस दिशा से एक भयंकर आभा ऊपर उठी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती थी कि कोई स्वामी उड़कर आ रहा था। राणा परिवार नीले पानी का शहर में एक शक्तिशाली बल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास एक उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी था। बगीचे में लड़ाई के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वे तुरंत जांच करने के लिए दौड़कर आए। उनके पहुंचने से पहले ही एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी, मेरे राणा परिवार में इतनी क्रूरता करने की हिम्मत कौन करता है?
त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भान उठाए और शांत से खड़ा रहा, चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा, भागने का कोई इरादा नहीं दिखाया। जो व्यक्ति अभी अभी पहुंचा था वह एक प्रथम क्रम उत्कृष्ट था, त्रिपाठी जीवक्ति के समान खेती। हालांकि वे दो थे, त्रिपाठी जीवक्ति उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा। समान क्षेत्र की लड़ाई में कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। एक क्षण बाद दो वृद्ध बाएं और दाएं से एक ही समय में पहुंचे। उनमें से एक पीले वस्त्र पहने हुए था जबकि दूसरा हल्के नीले वस्त्र पहने हुए था। जब उन्होंने बगीचे में दुखद स्थिति देखी तो उनकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति का माथा तन गया क्योंकि उसने पता लगाया कि ये दोनों वृद्ध अंगहीन थे। उनमें से एक का एक हाथ गायब था जबकि दूसरे का बायां पैर टूटा हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानता था कि उनके गायब हाथों और पैरों को बदलने के लिए किस तरह की कलाकृति का उपयोग किया गया था, लेकिन वे जीवंत दिखते थे और एक ठंडी धात्विक आभा देते थे। छोटे बच्चे, क्या तुमने इन लोगों को मारा? पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत गुस्से से चिल्लाया, उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, इनकार नहीं किया। तुमने मेरे राणा परिवार के लोगों को क्यों मारा? मेरे राणा परिवार का तुमसे क्या शिकायत है? नीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने गुस्से से दहाड़ लगाई, कोई शिकायत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। फिर तुमने इतनी क्रूरता क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे राणा परिवार को धमकाना आसान है? जैसे ही उन्होंने बात की, दोनों वृद्धों ने अपनी जीवन शक्ति को संघर्ष किया, स्पष्ट रूप से मृतकों का बदला लेने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति की शांतता और शांति ने उन्हें महसूस कराया कि उसके पास स्पष्ट रूप से कुछ कौशल था, और जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से उसकी जांच करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वह एक अथाह गड्ढे जैसा था जो किसी भी सुराग का पता लगाने में असमर्थ था। इसने उन्हें कुछ हद तक चौंका दिया, ये सोचकर कि यह छोटा बच्चा कहाँ से आया जो इतनी कम उम्र में ऐसी अथाह शक्ति रखता था। अगर तुम आज हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मेरा राणा कुल तुम्हारे साथ कभी से अस्तित्व में नहीं रहेगा। पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और दहाड़ लगाई। दुश्मन बनने की कसम खाई। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीमी आवाज में व्यंग्य किया, बहुत अच्छा, पहले लड़ते हैं। मुझे अभी भी तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। मृत युवक नहीं जानता था कि उपाध्याय अनीशपाल और यादव रवीना रानी कहाँ गए, लेकिन ये दो वृद्ध जानते होंगे। शक्ति का प्रदर्शन। बात करते हुए एक झुलसाने वाली दैवीय चेतना अचानक फूट पड़ी जो सब कुछ चला सकने वाले उद्देश्य क्षेत्र को रोल कर रही थी, और बिना किसी निशान के इसने दोनों वृद्धों पर बमबारी कर दी। दूसरा पक्ष युवा नहीं था और लंबे समय से खेती कर रहा था, इसलिए उनके ज्ञान सागरों की रक्षा स्वाभाविक रूप से इतनी नाजुक नहीं थी। और तो और वे सभी रक्षात्मक आत्मा प्रकार की कलाकृतियां पहने हुए थे। लेकिन ये तब तक नहीं था जब तक कि उनके शरीरों पर आत्मा प्रकार की कलाकृतियां चमकने नहीं लगी, तब जाकर उन्हें अंततः प्रतिक्रिया मिली। झुलसाने वाली आभा को महसूस करते हुए वे सब डर के मारे पीले पड़ गए। लीलाओं के मार्गदर्शन से त्रिपाठी जीवक्ति को ज्वलंत ज्ञान सागर का उपयोग करने के तरीके के बारे में भी एक निश्चित समझ थी। ज्वलंत ज्ञान सागर न केवल कीमिया में अत्यंत उपयोगी था, बल्कि लड़ाई में भी। उत्कृष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति की यह पहली लड़ाई थी और उसके विरोधी समान क्षेत्र के दो खेती करने वाले स्वामी थे। स्वाभाविक रूप से वह अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, इसलिए उसने कोई दया नहीं दिखाई। लेकिन जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी वह ये था कि दोनों वृद्ध इतने कमजोर होंगे, उनके ज्ञान सागर की रक्षा आसानी से फट गई। अगर उनकी दो रक्षात्मक कलाकृतियां नहीं होती तो त्रिपाठी जीवक्ति केवल इस एक झटके से उनकी आत्माओं को जला सकता था। फिर भी दोनों वृद्धों को अभी भी ठंडा पसीना आया और उन्होंने जल्दी से अपने शरीरों की रक्षा के लिए अपने खुद के तरीकों का इस्तेमाल किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपना ज्वलंत ज्ञान सागर वापस ले लिया और उसकी आकृति बिजली की तरह चमकी दोनों वृद्धों के सामने पहुंची। दो हथेली के झटकों के साथ दोनों वृद्धों के शरीर कागज की पतंगों की तरह हवा में उड़ गए, हवा में उड़ते हुए खून खांस रहे थे। जमीन पर गिरते हुए इससे पहले कि वे उठ पाते, त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति पहले ही उनके सामने प्रकट हो चुकी थी। एक अजय पहाड़ की तरह उसकी आकृति ने उनके सिर के ऊपर सूरज को रोक दिया, जिससे उनकी दृष्टि अंधेरी हो गई। विरोध करने में असमर्थ दोनों वृद्ध ऐसे परिणाम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सके। त्रिपाठी जीवक्ति भी कुछ असंतुष्ट था, उसे लग रहा था कि उसने समान स्तर के खेती करने वाले स्वामी पर कोशिश करके एक गलती की है। एक खतरनाक आभा ने दोनों वृद्धों को घेर लिया, जिससे वे बिल्कुल भी हिल नहीं पाए, केवल जमीन पर लेटने में सक्षम थे। एक ठंडक उनके दिलों में रेंग रही थी, जैसे कि वे एक अथाह कुंड में गिर गए हों, अपने सामने अपनी खुद की उंगलियों को भी देखने में असमर्थ थे। तुम आखिर कौन हो? पीले वस्त्र वाला वृद्ध व्यक्ति अभी भी जिद्दी था, अपने दिल में डर को दबाते हुए, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति के मूल के बारे में पूछने की कोशिश की। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे जवाबों से संतुष्ट हूँ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर नहीं तो हे तुम्हारा राणा परिवार आज यहाँ नष्ट हो जाएगा। इन ठंडे और निर्दयी शब्दों ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। जल्दी से अपने सिर हिलाए। जिस तरीके का उपयोग त्रिपाठी जीवक्ति ने उनसे निपटने के लिए किया, उससे उसके पास राणा परिवार को नष्ट करने की क्षमता थी। 2 साल पहले क्या तुम्हारे राणा परिवार ने एक वृद्ध व्यक्ति और एक घूंघट वाली महिला को प्राप्त किया था? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीमी आवाज में पूछते हुए सीधे उनकी आंखों में देखा।
जैसे ही ये शब्द बाहर आए, दोनों वृद्धों के चेहरे अचानक फीके पड़ गए, जैसे कि उन्हें कुछ भयानक याद आया हो। उनकी आंखों में घबराहट उमड़ पड़ी। पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तो तुम उनके साथ थे? छोटे भाई, राणा परिवार के अयोग्य बेटे ने एक गलती की, उसने कीमत भी चुकाई, हम दोनों को भी सजा मिली। अब जब 2 साल हो गए हैं, तुम अभी भी उन्हें मिटाना क्यों चाहते हो? नीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने भी जल्दी से सिर हिलाया। हमारे राणा परिवार को पहले ही एक सबक सिखाया जा चुका है, यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें सिकुड़ गईं। उसने पाया कि दूसरा पक्ष उसे गलत समझ रहा था। उसकी आंखें चमकी। उसने कहा, तुम्हारे हाथ और पैर उस वृद्ध व्यक्ति ने काट दिए थे। दोनों वृद्धों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे टिकी हुई डर से भरे हुए थे। 2 साल पहले क्या हुआ था, ये याद करने को कुछ हद तक अनिच्छुक थे। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। कोषाध्यक्ष अनीश के प्रति उसके दिल में जो असंतुष्टि थी, वह काफी गायब हो गई। किसी ने यादव रवीना रानी को दवा देने की हिम्मत की। उपाध्याय अनीश पाल के व्यक्तित्व के साथ वह युवक के पैर तोड़ने से संतुष्ट नहीं होंगे। ये पता चला कि राणा परिवार के 2 उत्कृष्टों को भी सजा मिली थी। पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने बात की, वह वरिष्ठ मेरे राणा परिवार के पूर्वजों में से एक के साथ कुछ दोस्ती रखते थे। जब वह नीले पानी का शहर आए, तो वह तुरंत मेरे राणा परिवार में प्रवेश कर गए। कुछ दिनों तक मेहमान रहने के दौरान मेरे राणा परिवार ने उनके साथ शिष्टाचार से व्यवहार किया, लेकिन हाय, मेरे राणा परिवार के अयोग्य बेटे ने वास्तव में उनकी शिष्या पर नजर डाली, उसके भोजन में दवा मिला दी। गुस्से में उस वरिष्ठ ने कार्रवाई की। उस समय अगर जल आत्मा मंदिर के एक वृद्ध व्यक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता, तो मेरा राणा परिवार बहुत पहले नष्ट हो गया होता। फिर भी हमने एक भारी कीमत चुकाई। अंत में उस वरिष्ठ ने मेरे राणा परिवार के पूर्वजों के साथ अपनी दोस्ती के विचार से हमारी जान बख्श दी। जल आत्मा मंदिर। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी। तुम्हारा मतलब जल आत्मा मंदिर से है? क्या गलत है? पीले वस्त्र वाला वृद्ध व्यक्ति भ्रमित दिख रहा था। यह नहीं समझ पा रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती अचानक इतना उत्साहित क्यों दिख रहा था। क्या वह वृद्ध व्यक्ति और घूंघट वाली महिला जल आत्मा मंदिर गए? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यह जलदेव मंदिर के उस वृद्ध व्यक्ति ने ही उन्हें नीले पानी का शहर में नेतृत्व किया था। इसके अलावा ये शहर जलदेव मंदिर का क्षेत्र है। मेरे राणा परिवार को जलदेव मंदिर का एक जागीरदार बल माना जा सकता है, राणा अवनीश प्रसाद ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर थपथपाया और स्तब्ध होकर खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदल रही थी। उनकी अभिव्यक्ति में बदलाव को देखते हुए दोनों वृद्ध डर से कांपने लगे। बहुत देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती अचानक हंस पड़ा। तो बात यह है। इस क्षण में उसने अचानक प्रकाश देखा। ये वास्तव में जब गाड़ी पहाड़ तक पहुंचती है, तो सुरंग के अंत में प्रकाश की एक झलक है का एक मामला था। छोटे भाई, तुम? पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने डर से पूछा। डर रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती गुस्से में आकर वास्तव में उसके राणा परिवार को नष्ट कर देगा। ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। चूंकि उस बुद्धिमान बूढ़े ने तुम्हारे परिवार को नष्ट नहीं किया, तो तुम्हारे पूर्वज का उनके साथ रिश्ता काफी गहरा होना चाहिए, इसलिए मेरे लिए अपने अधिकार को पार करना उचित नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारे इतने अधीनस्थों को मारा और उनमें से एक युवा स्वामी जैसा लग रहा था। तुम इस बारे में क्या कहते हो? वह अयोग्य बेटा मरने लायक है। पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने अचानक ठंडे स्वर में सूंघा। अगर उसकी अंधी कुत्ते की आंखें नहीं होती, तो हम दोनों ऐसी स्थिति में कैसे गिर सकते थे? जैसे ही उसने बात की, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। स्पष्ट रूप से वह काफी नाराज था। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। जड़ों को काटने और जड़ों को खत्म करने के विचार को दूर करते हुए धीरे से पूछा, जल आत्मा मंदिर किस दिशा में है? मुझे बताओ। उस तरफ, अंतहीन समुद्र के क्षेत्र में द्वीप जल आत्मा मंदिर की नींव है। पीले वस्त्र वाले वृद्ध व्यक्ति ने जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती को एक निश्चित दिशा में इशारा किया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, त्रिपाठी जीवप्ती बिजली के एक झटके की तरह निकल गया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती दूर चला गया था, दोनों वृद्धों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से उठ गए। उनके चेहरे लाल और नीले के बीच बदल रहे थे। एक छोटे बच्चे द्वारा इतनी आसानी से पराजित होना सीधे तौर पर बहुत शर्मनाक था। सौभाग्य से किसी ने इस दृश्य को नहीं देखा था, अन्यथा वे चुप कराने के लिए उसे मार सकते थे। क्या पाप है? जल आत्मा मंदिर की ओर यात्रा। नीले पानी का शहर छोड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तेजी से आगे उड़ गया। जीवन शक्ति की ऊर्जा की खपत की परवाह नहीं की। जल आत्मा मंदिर वह बल था जिससे शुई लिंग संबंधित थी। त्रिपाठी जीवप्ती और शुई लिंग को त्याग दी गई पृथ्वी में शून्य गलियारे के माध्यम से टोंग हुआन क्षेत्र में आए लगभग 3 साल हो गए थे। जब वे बोल्ड इंडिपेंडेंट सिटी में अलग हुए, तो शुई लिंग ने उसे जल आत्मा मंदिर का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने मना कर दिया था। काश उसने उस समय इनकार नहीं किया होता। त्रिपाठी जीवप्ती कुछ पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि उपाध्याय अनीश पाल और यादव रवीना रानी शुई लिंग को ढूंढने के लिए जल आत्मा मंदिर गए थे। शायद कोषाध्यक्ष अनीश ने शुई लिंग के लिए उसके पास पहुंचने के लिए किसी तरह का संदेश छोड़ा होगा। आखिरकार जब वे केंद्रीय राजधानी में थे,
तो उपाध्याय अनीशपाल ने शुईलिंग के मूल के बारे में जान लिया था और यह भी अनुमान लगाया था कि त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ आया होगा, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सका, इसलिए वह केवल जल आत्मा मंदिर ही जा सका। ये त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था, लेकिन यह सत्य होने की संभावना थी। राणा परिवार के दोनों वृद्धों के शब्दों ने भी त्रिपाठी जीवप्ती के लिए इसकी पुष्टि की। उस समय जलात्मा मंदिर के एक वृद्ध व्यक्ति ने उपाध्याय अनीशपाल को नीले पानी का शहर में नेतृत्व किया था, जिसका मतलब था कि वह उससे पहले ही जलात्मा मंदिर जा चुका था और शुईलिंग को देख चुका था। शुईलिंग को देखने का मतलब था कि वह वास्तव में जानता था कि वह टोंग हुआन क्षेत्र में पहुंच गया है। चिंता से जलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती बिजली के एक झटके की तरह समुद्र के पार दौड़ पड़ा। एक तेज हवा बनाई जिसने समुद्र को आधा फाड़ दिया। एक दिन और एक रात के बाद दूर कुछ अस्पष्ट द्वीपों के निशान प्रकट हुए। ये द्वीप बिखरे हुए थे और जहां तक आंख देख सकती थी वे शतरंज के टुकड़ों की तरह थे, जो समुद्र के शतरंज के बोर्ड पर अनियमित रूप से बिखरे हुए थे। ये द्वीप बड़े और छोटे दोनों थे। छोटे वाले केवल 1 दर्जन किलोमीटर व्यास के थे, जबकि बड़े वाले सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा कांप गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह निश्चित रूप से वह जगह थी जहाँ जलात्मा मंदिर स्थित था। द्वीपों के करीब बड़े और छोटे जहाज अंदर और बाहर यात्रा कर रहे थे, जलात्मा मंदिर को आपूर्ति पहुंचा रहे थे। एक शानदार दृश्य जिसने स्पष्ट रूप से जलात्मा मंदिर की असाधारणता को प्रदर्शित किया। त्रिपाठी जीवप्ती जलात्मा मंदिर पहुंच गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जीवप्ती वहां शुईलिंग और उपाध्याय अनीशपाल के बारे में क्या पता लगाता है? एपिसोड नंबर 725, अंधेरे बादलों का द्वीप। अंधेरे बादलों का द्वीप जलात्मा मंदिर के अधिकार क्षेत्र के तहत कई द्वीपों में से एक था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ किस तरह के बदलाव हुए थे, लेकिन द्वीप के ऊपर का आसमान साल भर बादलों से घिरा रहता था। हर 10 दिनों में से 8 में बूंदाबांदी होती रहती थी और हवा नम रहती थी। हालांकि वह पू के पास केवल एक चरम अमरता आरोहण सीमा खेती थी, वह आपसी रिश्तों को संभालने में अच्छा था। हालांकि जलात्मा मंदिर में उसकी खेती उच्च नहीं थी, उसने भंडारी की भूमिका संभाल ली थी। आज वह अंधेरे बादलों का द्वीप के संचालन को संभालने का प्रभारी था। बूंदाबांदी जारी थी और मौसम पहले की तरह ही खराब था। वह पुल जहाजों द्वारा वितरित की गई आपूर्ति को परिवहन करने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते हुए आसमान को कोस रहा था। यह आपूर्ति जलात्मा मंदिर के अभिजात्य शिष्यों को उनकी खेती और उनके दैनिक जीवन में उपयोग के लिए जलात्मा द्वीप तक पहुंचाई जानी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वह पुणे चुपचाप ढेर से 2 क्रिस्टल पत्थर लिए और उन्हें अपनी जेब में ठूंस लिया, इससे पहले कि वह ऐसा दिखावा करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और आपूर्ति को परिवहन करने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देशित करना जारी रखा। भंडारी वह, भंडारी वह। अचानक बगल से एक चिल्लाहट आई। वह पुल ने अपना सिर घुमाया और देखा कि कटलफिश नामक एक शिष्य उसे पुकार रहा था। तुम क्या चाहते हो? वह पुल ने पलटकर गुस्से से कहा। इस क्षण में वह दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए किसी को इस तरह पुकारते हुए सुनकर उसे लगभग ठंडा पसीना आ गया। जलात्मा मंदिर के कड़े नियम थे, इसलिए भले ही वह अंधेरे बादलों का द्वीप का भंडारी था, अगर उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे मंदिर से निष्कासित कर दिया जाएगा या उसके हाथ और पैर भी तोड़े जा सकते हैं। भंडारी वह, वहाँ एक संदिग्ध छोटा काला बिंदु है, क्या कोई उड़कर आ रहा है? वह शिष्य एक हिरण का सिर और एक चूहे की आंखों के साथ पैदा हुआ था। कटलफिश उसका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि एक उपनाम था जो सबने उसे दिया था। हालांकि यह अनजाने में नीचे चला गया। अब किसी को याद नहीं था कि उसका नाम क्या था। आमतौर पर वे बस उसे कटलफिश बुलाते थे। कोई आया है। वह पू ने अपनी आंखें संकीर्ण की और ध्यान से देखा। एक क्षण बाद अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। यह मूर्ख शायद हमारे अंधेरे बादलों का द्वीप के रहस्यों के बारे में नहीं जानता है ना? उसकी चिंता मत करो, हम उसे हमारे स्वर्गीय प्रतिष्ठा का स्वाद लेने देंगे। अगर वह मर गया तो क्या होगा? कटलफिश ने चिंतित होकर पूछा। अगर वह मर जाता है तो वह मर जाता है, इससे मेरा क्या लेना देना है? वह पू ने ठंडे स्वर में सूंघा। वह अंधेरे बादलों का द्वीप के रहस्यों के बारे में भी नहीं जानता था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से हमारा परिचित नहीं है। अगर ऐसे हजारों लोग भी मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने बादलों से भरे आसमान की ओर ऊपर देखा और कोसा, ये श्रापित आसमान, वे वास्तव में हमें जीने नहीं देते। उसकी बात सुनकर स्क्विड को भी लगा कि यह बहुत तर्कसंगत है। उस क्षण में वह अब उस व्यक्ति के बारे में चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ये देखने के लिए आगे देखा कि यह व्यक्ति कितनी दयनीय तरह से मरेगा। त्रिपाठी जीवप्ती का आगमन और बिजली का बपतिस्मा। पूरे रास्ते यहाँ उड़ते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सबसे पहले अंधेरे बादलों का द्वीप को देखा। द्वीप को ढकने वाले घने काले बादल उसके लिए काफी अजीब थे। धुंधला सा उसने महसूस किया कि इस जगह के बारे में कुछ असामान्य था, लेकिन ध्यान से निरीक्षण करने के बाद उसे कुछ भी असाधारण नहीं मिला। प्रकाश की एक लकीर में बदलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती तेजी से अंधेरे बादलों का द्वीप के करीब आया। किनारे पर कई लोग थे जिन्होंने शायद उसे देखा था और वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। वे सब कुछ कह रहे थे, लेकिन चूंकि वे बहुत दूर थे और तेज हवा चल रही थी और लहरें उमड़ रही थी, त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें साफ सुन नहीं पाया। एक क्षण बाद त्रिपाठी जीवप्ती अंधेरे बादलों का द्वीप के ऊपर पहुंचा।
किनारे पर खेती करने वाला अचानक शांत हो गए। वे सब सहानुभूति भरी आंखों से उसकी ओर देख रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति माथे पर बल डाला, यह नहीं जानते हुए कि वे क्या करना चाहते थे, लेकिन उसने उनसे कोई शत्रुता भी महसूस नहीं की। जैसे ही वह नीचे उतरने वाला था, उसने अपने सिर के ऊपर एक चटकने की आवाज सुनी। तुरंत त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि बिजली की एक लहर आसमान से गिरी और सीधे उसके सिर के ऊपर टकर गई। बल इतना महान था कि त्रिपाठी जीवोक्ति लगभग समुद्र में गिर गया। उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसके बाल खड़े हो गए और उसके बाल खड़े हो गए। त्रिपाठी जीवोक्ति कांपे बिना नहीं रह सका क्योंकि एक अद्वितीय आराम की भावना उसके दिल में भर गई थी। पवन और वज्रपंखों ने बहुत सारी वज्र विशेषता ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था और उसे अपने दाएं कंधे के ब्लेड में संग्रहित कर लिया था। नीचे की भीड़ ने खतरे की एक चीख निकाली लेकिन जल्द ही रुक गई। उनमें से हर एक अविश्वास का एक भाव दिखा रहा था क्योंकि वे त्रिपाठी जीवोक्ति को स्तब्ध होकर घूर रहे थे। एक बांह जितना मोटा बिजली के झटके से टक्कर जाने के अलावा उसके बाल खड़े हो गए। ये छोटा बच्चा पूरी तरह से अक्षत था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। अंधेरे बादलों का द्वीप न केवल इसलिए खास था क्योंकि यह साल भर काले बादलों से ढका रहता था, बल्कि इसलिए भी कि इन काले बादलों में भारी मात्रा में वज्र विशेषता ऊर्जा थी। सामान्य तौर पर ये काले बादल कोई बिजली नहीं छोड़ते थे, केवल जब जीवित प्राणी उनके करीब आते थे तब उन्हें उत्तेजित किया जाता था। इसलिए अंधेरे बादलों का द्वीप, जो जल आत्मा मंदिर के सबसे बाहरी किनारे पर स्थित था, न केवल भौतिक विनिमय के लिए एक जगह थी, बल्कि एक प्राकृतिक रक्षात्मक बाधा भी थी। अगर कोई व्यक्ति जो अंदरूनी कहानी नहीं जानता था अचानक उड़कर आता था, तो उसे केवल बिजली का बपतिस्मा ही सहना पड़ता था। इस तरह के स्वर्गीय दबाव को जल आत्मा मंदिर के वृद्ध व्यक्ति भी सहन नहीं कर सकते थे। हर 6 महीने में जलदेव मंदिर के वृद्ध व्यक्ति काले बादलों में जमा वज्र विशेषता ऊर्जा को छोड़ने के लिए कुछ विशेष तरीकों का उपयोग करते थे। अन्यथा अगर बहुत अधिक वज्र विशेषता ऊर्जा जमा हो जाती तो यह एक दिन फट सकती थी और पूरे द्वीप को नष्ट कर सकती थी। वह पू को याद था कि आखिरी बार वृद्ध व्यक्तियों ने इस वज्र विशेषता ऊर्जा को कुछ महीनों पहले छोड़ा था। इतनी लंबी अवधि के संचय के बाद काले बादलों में वज्र विशेषता ऊर्जा एक ऐसे स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी कि उत्कृष्ट को भी पीछे हटना पड़ता। तो ये छोटा बच्चा पूरी तरह से अक्षत क्यों था? जब वो हक्का बक्का था, काले बादल एक के बाद एक बिजली के बोल छोड़ते रहे, जैसे सांप अपने अड्डे से निकल रहे हों, अपने दांत दिखा रहे हों और अपने पंजे फहरा रहे हों। वे किसी भी दिशा से गिरते थे, वे हमेशा सटीक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति पर टक्कर मारते थे। चटकने की आवाजें लगातार थीं और प्रकाश दिन की तरह चमकदार था, इतना चमकदार कि लोग अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे। वह पू ने अपनी आंखें संकीर्ण की, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। ये दृश्य पता नहीं कब तक जारी रहा, जब तक कि काले बादलों से निकलने वाले बिजली के बोल्ट विरल नहीं हो गए और उनकी शक्ति बहुत कम नहीं हो गई। तभी सब लोग फिर से आसमान में स्थिति को साफ देख पाए। विस्मयादिबोधक फिर से सुनाई दिए क्योंकि सबने पाया कि वह व्यक्ति जिसने अंधेरे बादलों का द्वीप में घुसपैठ की थी, वह वास्तव में अभी भी हवा के बीच में मजबूती से खड़ा था। न केवल अक्षत, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति भी थी। भंडारी, क्या वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया था? कटलफिश पास आया और धीमी आवाज में पूछा। वह पू हक्का बक्का था, वह नहीं जानता था कि उसके सामने के दृश्य की व्याख्या कैसे करे। अगर दूसरा पक्ष हक्का बक्का नहीं था तो उसकी शक्ति इतनी गहरी थी कि वह वज्र विशेषता ऊर्जा को अनदेखा कर सकता था। लेकिन ये कैसे संभव था? वृद्ध व्यक्तियों ने कहा था कि एक तृतीय क्रम उत्कृष्ट भी ऐसी स्वर्गीय महिमा से बच नहीं पाएगा, तो ये छोटा बच्चा इतना युवा कैसे हो सकता था, केवल लगभग 23 या 24 साल का। जब सब हक्का बक्का थे, आसमान में युवक वास्तव में धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, निराशा का एक भाव प्रकट किया, इससे पहले कि उसने अपने कपड़े सीधे किए और अंधेरे बादलों का द्वीप की ओर नीचे उड़ गया। सबकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई क्योंकि उन सबने जीवन शक्ति की ओर अपनी रक्षा बढ़ा दी, चुपके से अपनी रक्षा बढ़ा दी। उनकी सतर्कता को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया, अपने सफेद दांत और एक हानिरहित मुस्कान प्रकट करते हुए, क्योंकि वह मजबूती से द्वीप पर उतरा। तुम कौन हो? वह पू ने ठंडे स्वर में पूछा क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर अपनी आंखें घुमाई, जल्दी से पता लगाया कि यह व्यक्ति वास्तव में अपरिचित था, उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। हर कोई जो जल आत्मा मंदिर में प्रवेश करता था वह पहले अंधेरे बादलों का द्वीप पर पहुंचता था, इसलिए अगर यह व्यक्ति वास्तव में एक परिचित होता तो वह पू को निश्चित रूप से उसकी छाप होती। क्षमा करें, क्या ये जल आत्मा मंदिर है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने जवाब नहीं दिया, इसके बजाय चारों ओर देखा और जल्दी से पता लगाया कि इस द्वीप पर एक भी उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी नहीं था। उनमें से अधिकांश सिर्फ अमरता आरोहण सीमा खेती करने वाले स्वामी थे। हाँ, वह पू ने सिर हिलाया, ये जल आत्मा मंदिर का अंधेरे बादलों का द्वीप है। आपकी महानता कौन है? आपके पास मेरे जल आत्मा मंदिर के साथ क्या काम है? त्रिपाठी जीवोक्ति के अनाप शनाप प्रदर्शन ने अभी अभी वह पू को महसूस कराया कि इस युवक से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसलिए उसने अभिमानी ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन चूंकि यह उसका कर्तव्य था, उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की पहचान और उद्देश्य के बारे में पूछना पड़ा। गलत मत समझो, मेरे पास कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से मुस्कुराया, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। किसी को ढूंढना? वह पू ने माथे पर बल डाला, तुम किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, शुइलिंग नाम की एक लड़की।
अगर मुझे सही याद है तो वह तुम्हारे जल आत्मा मंदिर के मंदिर स्वामी की बेटी होनी चाहिए। शुई की तलाश, तुम छोटी राजकुमारी की तलाश कर रहे हो। वह पू की आंखें उभर गई क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी, अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। बाकी सबने भी त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक स्पष्ट नजर निर्देशित की। हाँ, मैं तुम्हारी छोटी राजकुमारी की तलाश कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह कहाँ है? हाँ, ये सबसे अच्छा होगा अगर तुम मुझे उससे मिलवा सको। छोटे बच्चे, वह पू मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक शरारती अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम किस महान बल से संबंधित हो, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है, इसलिए मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। वापस जाओ जहाँ से तुम आए हो। छोटी राजकुमारी वह नहीं है जिसके करीब तुम्हारे जैसा व्यक्ति आ सकता है। ऐसा कहते हुए वह पू ने अस्वीकृति में अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति तिरस्कार का एक भाव उसके चेहरे पर दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला, एक क्षण के लिए सोचा इससे पहले कि उसने पूछा, क्या तुम कुछ गलत समझ रहे हो? वह पू ने अपने होंठ मोड़े। यही है जो हर कोई जो यहाँ आता है कहता है। क्या तुम मेरे परिवार की छोटी राजकुमारी का पीछा नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारे साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी छोटी राजकुमारी एक सुंदर महिला है। तुम जैसे युवा लोगों के लिए उसके बारे में सोचना सामान्य है। ये भाई भी अनुभव का एक आदमी है। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर पछतावा का एक भाव दिखाई दिया। हालांकि मैं तुम्हारे इरादों को समझता हूँ, मैं कोई अपवाद नहीं करूंगा। अगर तुम अभी नहीं जाते तो हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक हल्की आह भरी क्योंकि वह कड़वाहट से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि लोगों के इस समूह ने वास्तव में उसे गलत समझा। हालांकि शुई लिंग वास्तव में बुरी नहीं दिख रही थी और वह काफी आकर्षक भी थी। शुरू से अंत तक त्रिपाठी जीवप्ती के उसके बारे में अधिक विचार नहीं थे। जब वे केंद्रीय राजधानी में थे तो वे दोनों दुश्मन से दोस्त बन गए थे और उसके साथ टोंगहुआन क्षेत्र में वापस आने के बाद उनकी दोस्ती में बहुत सुधार हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि शुई लिंग के उसके लिए कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थी। एक क्षण के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने काली पुस्तक का स्थान से कुछ बाहर निकाला और उसे सौंप दिया। इसे देखो। वह पू ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, इससे पहले कि उसने उसे ले लिया, लेकिन इसे ध्यान से देखने के बाद वह उत्साह से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। छोटी राजकुमारी का टोकन, तुम्हें ये कहाँ से मिला? बकवास, बेशक यह मुझे तुम्हारी छोटी राजकुमारी ने दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। तुम्हें दिया था? वह पू ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने सिर पर थप्पड़ मारा, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। ओह ठीक है, तो तुम वह व्यक्ति हो जिसका छोटी राजकुमारी ने जिक्र किया था। अरे वाह, ये वास्तव में अशिष्ट है। भाई कृपया मुझे दोष मत देना। भाई कृपया मुझे दोष मत देना। अगर तुमने ये टोकन पहले निकाला होता तो मैं तुम्हारे लिए चीजों को इतना मुश्किल नहीं बनाता। यह ठीक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारी छोटी राजकुमारी ने तुमसे क्या कहा? 3 साल पहले जब छोटी राजकुमारी वापस लौटी तो उसने मुझे बताया कि अगर एक युवा स्वामी उसके टोकन के साथ यहाँ आता है तो मुझे उसके साथ शिष्टाचार से व्यवहार करना है। एपिसोड नंबर 726। अंधेरे बादलों का द्वीप में मुलाकात। 3 साल पहले वह और शुई लिंग बोल्ड इंडिपेंडेंट सिटी में अलग हो गए थे। ये जानने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती वह युवा स्वामी था जिसके बारे में उसकी छोटी राजकुमारी ने उससे बात की थी, वह पू का पिछला उदासीन रवैया तुरंत उत्साही हो गया। ये व्यक्ति भी एक जीवंत व्यक्ति था और उसका मुंह काफी वाकपटु था। लगातार त्रिपाठी जीवप्ती की प्रशंसा कर रहा था कि वह युवा और सुंदर है, उसकी शक्ति जालिम है और इसी तरह। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे थोड़ी देर बात करने दी इससे पहले कि उसने उसकी बकवास को बाधित कर दिया। मैं तुम्हारी छोटी राजकुमारी को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो जहाँ वह भी है? वह पू अचानक थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दिया। अगर ये कोई और समय होता तो छोटी राजकुमारी के निर्देशों के साथ भाई ने ये टोकन निकाला होता और यह वह पू तुम्हें वहां ले गया होता, लेकिन अभी छोटी राजकुमारी अपने द्वीप पर नहीं लगती है। क्या होगा अगर मैं अपने भाइयों को पूछताछ करने के लिए कहता हूँ कि छोटी राजकुमारी कहाँ है? फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह पहले ही जल आत्मा मंदिर आ चुका था, इसलिए जब तक वह शुई लिंग को देख सकता था उसे पता चल जाएगा कि उपाध्याय अनीश पाल ने उसे क्या संदेश भेजा था। जहां तक सुयान और वृद्ध दानव की स्थिति की बात है, उसे कोई जल्दी नहीं थी, तो मुझे तुम्हें परेशान करना होगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। भाई कृपया बैठ जाओ, मैं अभी वापस आता हूँ। वह पू ने सम्मानपूर्वक कहा इससे पहले कि वह हट जाता। कुछ लोगों को उसे शराब और फल की थाली परोसने का आदेश दिया इससे पहले कि वह लोगों के एक समूह को अंधेरे बादलों का द्वीप से दूर ले गया। अंधेरे बादलों का द्वीप जल आत्मा मंदिर की सबसे बाहरी प्राकृतिक बाधा थी और यह एक ऐसी जगह भी थी जहां माल और सामग्री का प्रवाह होता था। इतने सारे लोगों के आने जाने के साथ ये बेहद जीवंत था। त्रिपाठी जीवप्ती ने आधे दिन तक यहाँ इंतजार किया इससे पहले कि वह पू जल्दी से वापस आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी क्योंकि उसने कहा, भाई मैंने निराश नहीं किया और छोटी राजकुमारी को ढूंढ लिया। छोटी राजकुमारी तुम्हें देखना बहुत चाहती लगती है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें जल्दी से वहां ले जाने के लिए कहा। क्या तुम अभी निकलना चाहते हो? हाँ। त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा हो गया और वह पू के साथ बाहर निकल गया।
सामान्य तौर पर जब जल आत्मा मंदिर के लोग अंधेरे बादलों का द्वीप में प्रवेश करते थे और बाहर निकलते थे तो उन्हें एक नाव लेनी पड़ती थी, क्योंकि एक बार जब वे जमीन छोड़ देते थे तो द्वीप के ऊपर के बादलों में जमा बिजली उन्हें नीचे गिरा देती थी। लेकिन आज त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी बिजली को अवशोषित करना समाप्त किया था, इसलिए वह पुण्य साहपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को दूर ले गया। रास्ते में वह पुण्य त्रिपाठी जीवप्ती को जल आत्मा मंदिर से परिचित कराया। 1000 किलोमीटर के दायरे के भीतर हजारों बड़े और छोटे द्वीप थे जो सभी जल आत्मा मंदिर की संपत्ति थे। ये द्वीप दुनिया की ऊर्जा में समृद्ध थे और आध्यात्मिक घास और औषधीय जड़ी बूटियों में समृद्ध थे। खेती के लिए पर्यावरण काफी अच्छा था। चूंकि ये द्वीप इतने व्यापक रूप से वितरित थे, इसलिए एक अकेले व्यक्ति को ढूंढना आमतौर पर काफी परेशानी भरा था। पवन बादल द्वीप पर शुई लिंग। जल आत्मा मंदिर की छोटी राजकुमारी के रूप में शुई लिंग के पास स्वाभाविक रूप से अपना द्वीप था और वह द्वीप जल आत्मा मंदिर के सभी द्वीपों में सबसे बेहतर में से एक था। लेकिन आज वह अपने द्वीप पर नहीं थी, बल्कि इसके बजाय पवन बादल द्वीप नामक एक जगह पर गई थी। जल आत्मा मंदिर की नींव समुद्र पर थी, नश्वर दुनिया की अराजकता और शहर की हलचल से दूर। पर्यावरण सुंदर था, लेकिन केवल एक जगह थी जिसने जल आत्मा मंदिर के लोगों को गुस्सा दिलाया। समय समय पर समुद्री जानवर तबाही मचाने के लिए इन द्वीपों पर आते थे। समुद्र का राक्षस जानवर जमीन पर राक्षस जानवर से बहुत अलग था। समुद्री जानवर में आमतौर पर बड़े शरीर होते थे और वे जल विशेषता रहस्यों में निपुण होते थे, जिससे उनसे निपटना बहुत परेशानी भरा होता था। अगर ये कुछ कमजोर राक्षस जानवर था तो इससे निपटना आसान होगा, लेकिन एक बार जब यह एक शक्तिशाली राक्षस जानवर का सामना करता था तो जल आत्मा मंदिर के एक खेती करने वाला को भी उसे बाहर निकालने या मारने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। इस क्षण में पवन बादल द्वीप पर शुई लिंग कई घरों के आकार के एक समुद्री जानवर से लड़ने के लिए खेती करने वालों के एक समूह को आदेश दे रही थी। पवन बादल द्वीप के चारों ओर की चट्टानें टूटकर बिखर गई और लहरें उमड़ रही थीं, जिससे एक बेहद खतरनाक दृश्य पैदा हो रहा था। समुद्री जानवर के 8 लंबे मांसल पैर थे और यह फुर्ती से आगे और पीछे चल रहा था। उसका भयंकर मुंह लगातार पानी के तीर निकाल रहा था, जिसमें प्रभावशाली आभाएं थीं जो असाधारण मारक क्षमता रखती थी। हालांकि शुई लिंग ने अपनी कमान के तहत बहुत सारे स्वामी इकट्ठा किए थे, इस समुद्री जानवर की जीवन शक्ति बेहद मजबूत थी और अगर वह उसे एक ही झटके में नहीं मार सकती थी तो उसे दूर भगाना असंभव होगा। जब उसने वह पू की रिपोर्ट अभी अभी सुनी तो शुई लिंग को लगभग विश्वास नहीं हुआ। उसका दिमाग अराजकता में था और उसे कोई आदेश देने का कोई विचार नहीं था, जिससे उसके अधीनस्थों के कार्य अराजक हो गए, जिससे लगभग एक जान का नुकसान हो गया। झांग यू, लिu जुओ, तुम कमान संभालो। शुई लिंग का दिमाग उलझन में था। राक्षस जानवर अब उसकी आंखों में नहीं था, उसकी जगह एक सुखद आश्चर्य और अपेक्षा का एक भाव ले लिया था। जगह पर खड़ी होकर वह अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई, लगातार दूर के आसमान की ओर देख रही थी, जैसे कि वह किसी चीज का इंतजार कर रही हो। झांग यू नाम के खेती करने वाला ने ये सुना और भारी सिर हिलाया, कमान संभाल ली और एक व्यवस्थित तरीके से विभिन्न आदेश जारी किए। अराजक दृश्य जल्द ही शांत हो गया। चुपचाप अपना सिर घुमाते हुए झांग यू ने पाया कि छोटी राजकुमारी का मूड उतार चढ़ाव वाला लग रहा था। जाहिर तौर पर बहुत खुश थी, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, युवती, वह व्यक्ति जिसके बारे में वपू ने बात की थी, वह किस तरह का व्यक्ति है? युवती उसकी इतनी परवाह क्यों करती है? एक दोस्त। त्रिपाठी जीवप्ती की छवि शुई लिंग के दिमाग में आए और केंद्रीय राजधानी में उसके साथ किए गए सभी अशिष्ट कामों को याद करते हुए उसने अचानक अपने दांत पीसे और जवाब दिया, एक बहुत घृणित दोस्त। झांग यू हक्का बक्का रह गया। अगर यह व्यक्ति एक दोस्त था तो वह इतना घृणित क्यों था? अपना सिर हिलाते हुए उसे नहीं पता था कि छोटी राजकुमारी क्या सोच रही थी। हालांकि छोटी राजकुमारी के अनुचर के रूप में दूसरे पक्ष के निजी मामलों के बारे में पूछताछ करना उसके लिए उचित नहीं था, इसलिए वह इस व्यक्ति के बारे में जिज्ञासु महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह अब कई सालों से छोटी राजकुमारी के साथ था, लेकिन उसने उसे आज की तरह इतनी विविध अभिव्यक्ति दिखाते हुए कभी नहीं देखा था। लगभग आधे घंटे बाद आसमान में 2 छोटे काले बिंदु दिखाई दिए, जिससे शुई लिंग की अभिव्यक्ति कांप गई। जल्दी से देखते हुए उसने वपू को लोगों के एक समूह को अपनी ओर नेतृत्व करते हुए देखा। करीब आते हुए शुई लिंग अंततः इस व्यक्ति की दिखावट को देखने में सक्षम थी। उसका दिल कांप गया और उसकी आंखें जल्दी से धुंधली हो गईं। ठीक कुछ साल पहले की तरह वह ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन वह थोड़ा परिपक्व लग रहा था और उसका शरीर थोड़ा मजबूत था। अभी भी हवा के बीच में रहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने शुई लिंग को खोज लिया और अचानक अपनी गति बढ़ा दी। वह पू को पीछे छोड़ दिया और पलक झपकते ही वह शुई लिंग के सामने प्रकट हुआ। सुंदरी, बहुत समय हो गया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। उसकी अभिव्यक्ति दोस्ताना थी। शुई लिंग को उसके कुछ दोस्तों में से एक कहा जा सकता था। तुम हरामी। शुई लिंग ने अपना होंठ काट लिया, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को पूरा निगलना चाहती थी। अचानक दौड़कर आई और त्रिपाठी जीवप्ती को एक लात मारी। वह पू, जो पीछे पीछे चल रहा था, और झांग यू, जो लड़ाई को निर्देशित कर रहा था, दोनों हक्का बक्का रह गए। उन दोनों में से किसी ने भी अपनी छोटी राजकुमारी को पहले इस तरह एक युवक के साथ इश्कबाजी करते हुए नहीं देखा था, इसलिए वे दोनों हक्का बक्का थे। क्या? त्रिपाठी जीवप्ती नहीं झुका। शुई लिंग को उसे कुछ बार मारने दिया इससे पहले कि उसने आश्चर्य में पूछा,
क्या तुम नहीं मरे थे? तुम कैसे वापस जीवित हो गए? किसने कहा कि मैं मर गया? त्रिपाठी जीवप्ती ने गुस्से से चिल्लाया। बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन की उस सुंदरी ने कहा था। शुई लिंग ने गुस्से से सूंघा। जब मैं पिछली बार उसे ढूंढने बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन गई थी तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें किसी ने दूर ले गया था और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए। सबसे अधिक संभावना है कि मर गए। यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए शुई लिंग ने ताबूत ले जाने वाले आदमी का नाम सीधे नहीं लिया। स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के लिए परेशानी लाने से डर रही थी। ओह, ये सच है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, इनकार नहीं किया। तो तुम कैसे बच निकल गए? शुई लिंग हैरान थी। मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने मुझे जाने दिया, त्रिपाठी जीवप्ती ने बेतरतीब ढंग से जवाब दिया। वास्तव में अच्छे लोग ज्यादा नहीं जीते, संकट हजारों साल तक जीते हैं। शुई लिंग ने अपने होंठ मोड़े तिरस्कारपूर्वक। जब उस सुंदरी ने मुझे इसके बारे में बताया तो वह इतनी जोर से रो रही थी कि वह मरना नहीं चाहती थी। क्या तुम दोनों के बीच कुछ अजीब चल रहा है? अन्यथा जब तुम मरे तो वह इतनी दुखी क्यों होगी? जब मैं चली गई तो तुम्हारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। मुझे बताओ, तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? त्रिपाठी जीवप्ती को मृत्यु से वापस आते हुए देखकर शुई लिंग विशेष रूप से खुश लग रही थी और बात करना बंद नहीं किया। उससे बहुत सारे अप्रासंगिक सवाल पूछे। एक छोटी लड़की इतने सारे सवाल क्यों पूछती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर घूरा। मुझे पता था, शुई लिंग ने एक तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। तुम विकृत, तुम जहां भी जाते हो फूल और घास उठाते हो। मुझे उस महिला को तुम्हारे करीब नहीं आने देना चाहिए था। मैंने वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाया। ये एक दुर्घटना थी, एक शुद्ध दुर्घटना, त्रिपाठी जीवप्ती ने असहज ढंग से कहा। उस समय उसे आकर्षण राक्षस की दैवीय चेतना से जहर दिया गया था और वह खुद को मदद नहीं कर सका था। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? शुई लिंग ने सूंघा, अचानक अपनी अभिव्यक्ति को सीधा करते हुए और कहा, किसी भी हालत में बहुत से लोग खुश होंगे कि तुम अभी भी जीवित हो। तुम भी खुश हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भान उठाए। उसके चेहरे पर एक विकृत अभिव्यक्ति दिखाई दी। मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकती। शुई लिंग ने अपने होंठ मोड़े। उसका चेहरा लाल हो गया। जब वह पू और झांग यू ने यह दृश्य देखा तो वे और भी हैरान थे। ऐसा लगता था कि छोटी राजकुमारी और इस युवक के बीच का रिश्ता उथला नहीं था। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि क्या थी? उसने वास्तव में छोटी राजकुमारी को अपनी सामान्य शिष्टाचार भूलने पर मजबूर कर दिया। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। यहाँ काफी जीवंतता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और पाया कि द्वीप के पास के तटीय क्षेत्र में खेती करने वालों का एक समूह एक विशाल राक्षस जानवर से लड़ रहा था। इन खेती करने वालों की शक्ति कम नहीं थी। उनमें से एक उत्कृष्ट था जबकि बाकी सभी अमरता आरोहण सीमा स्वामी थे। हालांकि ये राक्षस जानवर एक सातवें क्रम का लगता था। उसके 8 लंबे मांसल पैर समुद्र में जंगली ढंग से घूम रहे थे। उसकी मारक क्षमता जालिम थी और उसकी मारक क्षमता जालिम थी क्योंकि उसने पानी को आसमान में थपथपाया। खेती करने वालों ने उसके शरीर पर बड़े और छोटे घाव किए, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट करने में असमर्थ थे। इन घावों से फीका नीला खून बह रहा था क्योंकि उसका मांस घूम रहा था और थोड़े समय के बाद ये पूरी तरह से ठीक हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल एक क्षण के लिए निरीक्षण किया और समझा कि इन लोगों की शक्ति के साथ इस राक्षस जानवर को मारना उनके लिए असंभव था। उसकी जीवन शक्ति बस बहुत मजबूत थी। इस जानवर ने पवन बादल द्वीप पर एक प्रकार की आध्यात्मिक घास पर अपनी नजर लगा दी है और इसे बहुत खाया है। शुई लिंग भी थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने राक्षस जानवर को नफरत से घूरा। युवती, मुझे डर है कि हमें मदद के लिए और लोगों को ढूंढना होगा। झांग यू ने भी देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी और जल्दी से कहा। शुई लिंग ने भारी सिर हिलाया। तुम ऊपर क्यों नहीं जाते? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य में झांग यू की ओर देखा। ये व्यक्ति एक प्रथम क्रम उत्कृष्ट था। अगर उसने दूसरों के साथ सहयोग किया तो हालांकि इसमें कुछ प्रयास लगेगा, फिर भी वे इस समुद्री जानवर को मारने में सक्षम होंगे। लेकिन मदद करने के बजाय उसने यहाँ रहने और कमान संभालने का विकल्प चुना। मदद करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। झांग यू ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और ठंडे स्वर में सूंघा। अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो युवती की सुरक्षा कौन करेगा? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान था और उसने कुछ और नहीं कहा। शुई लिंग अभी भी एक चरम अमरता आरोहण सीमा खेती करने वाला लगती थी, जो उत्कृष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ थी। जब वह त्रिपाठी जीवप्ती से अलग हुई थी तो उसकी खेती इस स्तर पर थी, लेकिन अब 3 साल बीत चुके थे और उसने अभी भी उत्कृष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की थी, ये दिखाते हुए कि सफलता प्राप्त करना कितना मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती और शुई लिंग मिल चुके हैं। अब क्या होगा? क्या त्रिपाठी जीवप्ती राक्षस जानवर की लड़ाई में हस्तक्षेप करेगा या वे उपाध्याय अनीश पाल के संदेश के बारे में बात करेंगे? एपिसोड नंबर 727, युद्ध का अंत और निजी बातचीत। शुई लिंग की पहचान बहुत कुलीन थी, इसलिए झांग यू के ऐसी चिंताएं होने स्वाभाविक थे। त्रिपाठी जीवप्ती इस मामले पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं था। ये किसी और का क्षेत्र था। अगर वह गलत बोलता तो ये केवल परेशान करने वाला होता। शुई लिंग ने त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी जीभ बाहर निकाली इससे पहले कि वह झांग यू की ओर मुड़ी और कहा, तुम जाओ, तुम जितनी जल्दी उस आदमी से निपट सकते हो उतना ही अच्छा है। लेकिन युवती, झांग यू ने माथे पर बल डाला, स्पष्ट रूप से इच्छुक नहीं था। उसका कर्तव्य शुई लिंग की रक्षा करना था, बाकी सब गौण था।
अगर मैं तुम्हें जाने के लिए कहती हूँ तो बस जाओ, तुम क्या बकबक कर रहे हो? मुझे उस हरामी से बात करने की जल्दी है। शुई लिंग ने उसकी ओर घूरा इससे पहले कि उसे धीरे से शांत किया। चिंता मत करो, मैं यहाँ छिप जाऊंगी और इस हरामी के यहाँ होने के साथ भले ही वह राक्षस जानवर दौड़कर आए, मुझे डर है कि वह मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? उसका आखिरी वाक्य त्रिपाठी जीवप्ती की ओर निर्देशित था। त्रिपाठी जीवप्ती बस हंसा और सीधे जवाब नहीं दिया। एक 7वें क्रम का राक्षस जानवर। हालांकि यह विशाल था और उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास था कि वह उसे मार सकता है। हालांकि वह दूसरों का क्रोध बढ़ाने के लिए नहीं चाहता था, इसलिए वह बहुत अधिक घृणा आकर्षित नहीं करना चाहता था। जाओ, तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? शुई लिंग ने झांग यू को चलते हुए नहीं देखा और उसे आग्रह करने में मदद नहीं कर सकी। झांग यू ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक ठंडी चकाचौंध की और कड़वाहट से कहा, छोटे बच्चे, युवती का ध्यान रखो, उसे कुछ भी होने मत देना। चिंता मत करो, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। झांग यू ने तब अपनी आंदोलन कौशल को सक्रिय किया और समुद्र की ओर उड़ गया। उसके भाग लेने के साथ लड़ाई की स्थिति वास्तव में बदल गई। दो उत्कृष्टों के मिलकर काम करने और अन्य अमरता आरोहण सीमा स्वामी के सहायता करने के साथ उन्होंने जल्दी से पहल कर ली, जिससे समुद्री जानवर दर्द में विलाप करने लगा क्योंकि उसके सभी 8 पैर क्षतिग्रस्त हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ी देर के लिए जगह पर खड़ा रहा और यह निर्धारित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं थी, उसने फीकी मुस्कान दी। फिर वह मुस्कुराया और कहा, ये लोग तुम्हें बहुत वफादार लगते हैं। वे सब मेरे लोग हैं। बेशक वे मेरे प्रति वफादार हैं। शुई लिंग ने गर्व से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह युवती अभी भी वैसी ही है जब मैं केंद्रीय राजधानी में थी? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम मुझे फिर से धमकाने की हिम्मत करते हो तो मैं उन्हें तुम्हें टुकड़ों में काटने के लिए कहूंगी। मैंने तुम्हें नहीं धमकाया, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का था। शुई लिंग ने सूंघा, तुमने मुझे धमकाया है या नहीं, तुम अपने दिल में जानते हो। कुछ सालों तक तुम्हें नहीं देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम काफी बढ़ गए हो। तुम्हारी वर्तमान खेती क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी नाक से कुड़ी, तुम ये क्यों जानना चाहती हो? यह नहीं था कि वह शुई लिंग के दिल से कुछ भी छिपाना चाहता था। जब वे पहली बार मिले थे, शुई लिंग एक अमरता आरोहण सीमा 8वें चरण की स्वामी थी, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ एक चरम सत्य तत्व सीमा खेती करने वाला था। कुछ सालों के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की खेती ने शुई लिंग की खेती को पूरी तरह से पार कर लिया था। ये बस बहुत तेज था। मुझे नहीं बताओ, कोई बात नहीं, तुम कोई नहीं हो, मैं बस उत्सुक हूँ। तुम हमेशा रहस्यमय रहे हो, चाहे तुम कहीं भी जाओ, तुम हमेशा परेशानी पैदा करते हो, यह एक अजीब बात है। वैसे जलदेव मंदिर छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे? तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी उच्च खेती की आवश्यकता क्यों है? मैं तुम्हें इसके बारे में बात नहीं करूंगी। इसके बारे में क्या? मेरे जल आत्मा मंदिर के धन को देखने के बाद क्या तुम हमसे जुड़ना चाहते हो? मेरा प्रस्ताव अभी भी वही है, जब तक तुम शामिल होते हो मैं तुम्हें सबसे अच्छा खेती वातावरण प्रदान कर सकती हूँ। ठीक है, मेरे नियंत्रण में बहुत सारे द्वीप हैं, जब तक तुम उनमें से एक को पसंद करते हो तुम एक चुन सकते हो और आज से वह द्वीप तुम्हारा होगा। 3 साल पहले शुई लिंग ने त्रिपाठी जीवप्ती को जीतने की कोशिश की थी और अब जब वे मिले थे तो उसके पास अभी भी वही विचार था, क्योंकि कभी कोई व्यक्ति नहीं था जो शुई लिंग की आंखों को चमका सके। केवल त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसा किया था। हालांकि यह व्यक्ति घृणित था, उसकी क्षमता और योग्यता अकाट्य थे। अगर मैं यहाँ शामिल होता हूँ तो ये मेरे खुद को बर्बाद करने जैसा होगा। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया और शुई लिंग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहाँ जल विशेषता ऊर्जा इतनी समृद्ध है, तुम मुझे कैसे खेती करने के लिए चाहती हो? बेशक मेरे जल आत्मा मंदिर में तुम्हारे लिए खेती करने के लिए एक उपयुक्त जगह है। आसपास कई ज्वालामुखी द्वीप हैं, जलवायु काफी गर्म है। नहीं, मेरे पास पहले से ही बसने के लिए एक जगह है। क्या जगह? शुई लिंग अचानक दिलचस्पी लेने लगी, इसने वास्तव में तुम्हारी नजर पकड़ ली। त्रिपाठी जीवप्ती ने संक्षेप में बताया कि आसमान छूने वाली स्वर्ग संप्रदाय में क्या हुआ था। ये सुनकर कि पैतृक संस्थापक वही थे जिन्होंने उच्च आकाश मंडप की स्थापना की थी, शुई लिंग अचानक राहत महसूस करने लगी। उच्च आकाश मंडप त्रिपाठी जीवप्ती का संप्रदाय था, इसलिए उसके लिए आसमान छूने वाली स्वर्ग संप्रदाय को चुनना उचित था। इसके शीर्ष पर आसमान छूने वाली स्वर्ग संप्रदाय डोंगहुआन क्षेत्र में महान बलों में से एक था, यहाँ तक कि शुई लिंग ने भी कभी कभी इसके बारे में सुना था। जब वे बात कर रहे थे वहाँ की लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। झांग यू के लड़ाई में शामिल होने के बाद समुद्री जानवर उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और भारी चोटों के साथ भागने में सफल रहा। हालांकि यह शर्म की बात थी कि वे उसे नहीं मार पाए, यह अभी भी अच्छी खबर थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। शुई लिंग ने अपने अधीनस्थों को स्थिति से अपने दम पर निपटने का आदेश दिया, इससे पहले कि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक निश्चित दिशा में नेतृत्व किया। शुई लिंग का रहस्योद्घाटन। सुयान का ठिकाना। जलात्मा द्वीप समुद्री क्षेत्र में बड़े द्वीपों में से एक था और इसमें घनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये जल आत्मा के नाम के तहत द्वीपों में से एक था और द्वीप का नाम जल आत्मा से आया था। आमतौर पर शुई लिंग इस द्वीप पर रहती थी और खेती करती थी। इस द्वीप पर रहने वाले अधिकांश लोग जल आत्मा मंदिर के शिष्य थे और साथ ही उन शिष्यों के परिवार भी थे। द्वीप पर कई घर चित्र में अव्यवस्था में व्यवस्थित थे, जिसमें लोगों की भीड़ आ रही थी और जा रही थी, जिससे ये काफी जीवंत हो गया था।
द्वीप के सबसे ऊंचे बिंदु पर महल जैसी इमारतों की एक पंक्ति थी, शुईलिंग का महल। त्रिपाठी जीवप्ती को इस जगह पर लाते हुए एक युवा और सुंदर दासी ने तुरंत उसका अभिवादन किया, उसे ठीक शराब और व्यंजन, साथ ही विभिन्न विदेशी व्यंजन पेश किए। वे सभी उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती का मनोरंजन कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के मन में कुछ और था, इसलिए भले ही उसने खाया और पिया, उसे खाने या पीने का मन नहीं किया। शुईलिंग ने भी इस बात पर ध्यान दिया था, इसलिए नौकरों को खारिज करने के बाद उसने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों हो और मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मेरे पास वह जानकारी है जो तुम चाहते हो। त्रिपाठी जीवप्ती की सांस थोड़ी तेज हो गई क्योंकि उसने शुईलिंग की ओर घूरा। उपाध्याय अनीशपाल वास्तव में यहाँ आए और तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ गए। हाँ, 2 साल पहले वह अचानक तुम्हारी छोटी वरिष्ठ बहन के साथ जल आत्मा मंदिर आए जो कीमिया में निपुण थी। कुछ शब्द पीछे छोड़ने के बाद वह जल्दी से चले गए और मुझसे कहा कि जब मैं तुम्हें देखूं तो मैं उनका संदेश तुम्हें पहुंचा दूं। मैं मूल रूप से तुम्हें ढूंढने के लिए बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन जाना चाहती थी, लेकिन जब मैं पहुंची तो मैंने बादल सूसू से सुना कि तुम शायद पहले ही मर चुके हो। शुईलिंग ने फीकी आह भरी, सौभाग्य से तुम सुरक्षित हो। आसमान लायक की मदद करता है। कोषाध्यक्ष अनीश तुमसे क्या संदेश पहुंचाना चाहते थे? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, उस वृद्ध दानव के यहाँ पहुंचने के बाद वह उनसे अलग हो गया और कहा कि वह वहां अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए दानव भूमि में जाना चाहता था जबकि युवा स्वामी के आगमन का इंतजार कर रहा था। शुईलिंग मुस्कुराए। वह बूढ़ा हरामी। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी सिर हिलाया और करवाहट से मुस्कुराया, लेकिन वृद्ध दानव की महत्वाकांक्षाओं के वास्तव में पूरा होने का एक मौका था। वह सामान्य लोगों से अलग था। एक दानव सेनापति के शरीर को रखना उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। अगर उसने इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो वह निश्चित रूप से दानव जाति में सुचारू रूप से प्रगति करने में सक्षम होगा। सुयान का क्या? सुयान कहाँ है? शुईलिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि वह कहाँ है? लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वह ठीक है। वरिष्ठ अनीश और तुम्हारी छोटी वरिष्ठ बहन को एक महत्वपूर्ण मामला संभालना लगता है, इसलिए वरिष्ठ अनीश ने सुयान को अपने एक पुराने दोस्त को सौंप दिया, जिससे उसे अस्थायी रूप से वहां खेती करने की अनुमति मिल गई। उस बल का स्थान सुयान के लिए बहुत उपयुक्त है। न केवल वह किसी भी खतरे में नहीं है, बल्कि वह बेहद लाभान्वित भी हो पाएगी। तो तुम उसे कहाँ है, ये क्यों नहीं बताती? त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का था, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम निश्चित रूप से उसे ढूंढने जाओगे। वह बल कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आसानी से शामिल हो सके। वहाँ के लोग कुछ हद तक अनरीजनेबल हैं और उनका प्रभाव मेरे जल आत्मा मंदिर से बहुत बड़ा है। उस संप्रदाय में अनगिनत स्वामी हैं, और तुम्हारे गुस्से के साथ अगर तुम सुयान को नहीं देखते तो कौन जानता है कि तुम किस तरह की परेशानी पैदा करोगे। उस समय मुझे डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगे। वास्तव में मैं बस अपनी वरिष्ठ बहन को देखने जा रहा हूँ, वे मेरे लिए चीजें मुश्किल क्यों करेंगे? मैंने पहले ही कहा है कि वहाँ के लोग कुछ हद तक अनरीजनेबल हैं और उन्हें सामान्य ज्ञान से मापा नहीं जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती का माथा सिकुड़ गया क्योंकि उसने विचार किया। धीरे से फुसफुसाते हुए, कोषाध्यक्ष अनीश ने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ने के लिए जल आत्मा मंदिर आने से पहले सुयान को उस बल को सौंप दिया, इसलिए वह बल बहुत संभव है कि तुम्हारे जल आत्मा मंदिर के करीब हो। जहाँ तक मेरी वरिष्ठ बहन सुयान की बात है, वह बर्फ हृदय गुप्त कला की खेती करती है, इसलिए उसके लिए एकमात्र उपयुक्त वातावरण एक अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होगा। तुम्हारे जल आत्मा मंदिर के करीब अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में एक संप्रदाय है जो तुम्हारे जल आत्मा मंदिर से भी अधिक मजबूत है। बस शुईलिंग बोलने में असमर्थ थी। केवल कुछ शब्दों के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने लगभग सुयान के ठिकाने का अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसे पता था कि भले ही वह इसे छिपाने की कोशिश करे, ये बेकार होगा, इसलिए वह केवल नफरत से उसकी ओर घूर सकती थी। तुम बहुत चतुर हो, तो बस मुझे बताओ, ताकि मुझे लंबे समय तक इसके बारे में सोचना न पड़े और फिर भी पूछने के लिए किसी को ढूंढना पड़े। त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। वह इस दुनिया के महान बलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, अन्यथा उसने पहले ही अनुमान लगा लिया होता। बर्फ संप्रदाय, शुईलिंग ने असहायता से कहा, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मेरे जल आत्मा मंदिर के पश्चिम में लगभग कुछ 1000 किलोमीटर दूर ग्लेशियरों की एक दुनिया है। बर्फ संप्रदाय बर्फ की उस दुनिया में स्थित है। उनका बाहरी लोगों के साथ बहुत कम संपर्क है और लगभग एक अलग थलग जीवन जीते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वे अगम्य थे। उनके लिए सबसे करीब की जगह मेरा जल आत्मा मंदिर है और इस वजह से मुझे उनके बारे में कुछ समझ है। कभी कभी मेरे जल आत्मा मंदिर का उनके साथ कुछ व्यावसायिक व्यवहार होता है, लेकिन उनमें से हर एक, चाहे पुरुष हो या महिला, बूढ़ा हो या युवा, बर्फ जितना ठंडा है। तुम्हारी बर्फ की गुड़िया वरिष्ठ बहन ने वास्तव में प्रवेश करने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढ ली है। कोषाध्यक्ष अनीश वरिष्ठ बहन को ऐसी जगह क्यों ले जाएंगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। ऐसा लगता है कि क्योंकि वरिष्ठ अनीश की बर्फ संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी के साथ कुछ दोस्ती है, इसलिए उन्होंने सुयान को उसे सौंपने के लिए राहत महसूस की। शुईलिंग के बोलने के बाद वह त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी और पूछा, तुम बर्फ संप्रदाय जा रहे हो, है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह अब कई सालों से यहाँ खोज कर रहा था, और अब जब उसे आखिरकार कुछ निश्चित खबर मिली थी, तो बेशक वह देखना चाहता था कि सुयान कैसी है।
अगर बर्फ संप्रदाय वास्तव में उसके लिए उपयुक्त था तो उसे वहां रहने और खेती करने देने में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह उसके साथ जाना चाहती थी तो त्रिपाठी जीवोक्ति उसे आसमान छूने वाली स्वर्ग संप्रदाय ले जाएगा। चुलिंग जियो उच्च आकाश मंडप के पैतृक संस्थापक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह सुयान के पैतृक संस्थापक थे। तुम कब निकल रहे हो? हम अभी निकल रहे हैं। क्या तुम जानते हो कि यह कहाँ है? शुइलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। कुछ दिन इंतजार करो, मैं तुम्हें रास्ते से परिचित किसी को ढूंढ दूंगी ताकि तुम्हें अंधे रूप से इसे ढूंढने में समय बर्बाद न करना पड़े। अच्छा, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। शुइलिंग की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया। रास्ता दिखाने के लिए किसी का होना स्वाभाविक रूप से अपने दम पर घूमने से बेहतर था। त्रिपाठी जीवोक्ति को अब सुयान का ठिकाना पता चल गया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह बर्फ संप्रदाय के लिए अपनी यात्रा कब शुरू करता है और क्या शुइलिंग उसे आगे और मदद प्रदान करती है? एपिसोड नंबर 728, बर्फ संप्रदाय की ओर यात्रा। अंतहीन समुद्र के ऊपर एक विशाल लोहे का जहाज तेज गति से हवा और लहरों के माध्यम से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था। ये जहाज खेती की सामग्रियों से भरा हुआ था और चालक दल सभी जल आत्मा मंदिर के शिष्य थे। त्रिपाठी जीवोक्ति जहाज के धनुष पर खड़ा था, पश्चिम की ओर देख रहा था। उसके विचार भटक रहे थे। जब से उसने सुयान के साथ दोहरी खेती की थी तब से वे दोनों इतने लंबे समय तक अलग नहीं हुए थे। उसके दिल में गहरी लालसा एक पुरानी शराब की तरह थी। इसे जितना अधिक संग्रहित किया जाता यह उतना ही अधिक सुगंधित होता। जलात्मा द्वीप पर लगभग आधा महीना रहने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने इस द्वीप पर आने के लिए जल आत्मा मंदिर और बर्फ संप्रदाय के बीच व्यापार का लाभ उठाने का फैसला किया। इस आधे महीने के दौरान शुइलिंग ने त्रिपाठी जीवोक्ति का अच्छी तरह से ख्याल रखा था, सभी प्रकार की सुविधाओं का आनंद लिया था, जबकि लगातार त्रिपाठी जीवोक्ति को जल आत्मा मंदिर में शामिल होने के लिए राजी कर रही थी। दुर्भाग्य से अंत तक भी त्रिपाठी जीवोक्ति टस से मस नहीं हुआ। जब वह चला गया, शुइलिंग अभी भी रूठी हुई थी और त्रिपाठी जीवोक्ति को अलविदा कहने के लिए भी प्रकट नहीं हुई। इस आधे महीने का लाभ उठाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने संत गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए शुइलिंग का भी उपयोग किया। वाटर ब्लू सिटी में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन जल आत्मा मंदिर के लिए इसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था। जहाज के नेविगेशन की गति त्रिपाठी जीवोक्ति की उड़ान जितनी तेज नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से धीमी नहीं थी। इसके अलावा ये लोहे का जहाज किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का उपयोग करके परिष्कृत किया गया लगता था, क्योंकि इस पर कलाकृतियों के निशान थे। इसलिए भले ही इसे समुद्र के बीच में एक राक्षस जानवर द्वारा हमला किया गया हो, यह इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। जहाज किसी भी दुर्घटना के मामले में इसकी रक्षा के लिए कई उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी से भी सुसज्जित था। अंधेरे बादलों का द्वीप का वह पू भी इस बार आया था और मुख्य रूप से बर्फ संप्रदाय के साथ व्यापार के लिए जिम्मेदार था। हालांकि बर्फ संप्रदाय शक्तिशाली था, उसमें कई स्वामी थे और अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। इस वजह से जब व्यापार की बात आती थी तो ये बहुत ईमानदार था। जल आत्मा मंदिर और बर्फ संप्रदाय 1 साल से अधिक समय से सहयोग कर रहे थे और दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करते थे। जब समय आएगा जब तक वे माल लाएंगे, वे उन्हें बर्फ विशेषता आध्यात्मिक घास और आध्यात्मिक दवाओं की एक बड़ी संख्या के लिए विनिमय कर सकते थे। इसके शीर्ष पर बर्फ संप्रदाय बर्फ विशेषता अयस्कों में समृद्ध था, जो जल आत्मा मंदिर को आवश्यक अच्छी चीजें भी थी। युवा स्वामी त्रिपाठी वह पू एक चापलूस मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति के बगल में प्रकट हुआ। 1 और आधे महीने में हमें उस ग्लेशियर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद हमें उतरना होगा और उड़कर जाना होगा। जिस व्यक्ति की तुम तलाश कर रहे हो वह बर्फ की उस दुनिया में है। बर्फ संप्रदाय, ये किस तरह का संप्रदाय है? त्रिपाठी जीवोक्ति उसकी ओर मुड़ा। मैं भी बहुत निश्चित नहीं हूँ। वह पू अजीब तरह से मुस्कुराया। तुम भी नहीं जानते? क्या तुम अक्सर उनके साथ व्यापार नहीं करते? हमारा कुछ लेन देन होता है, लेकिन मैं कभी बर्फ संप्रदाय नहीं गया हूँ। हर बार जब हम व्यापार करते हैं तो ये हमेशा एक ग्लेशियर पर होता है, बर्फ संप्रदाय से कुछ दूरी पर। वे लोग बर्फ संप्रदाय से हैं। उनके लिए अरीजनेबल होना एक बात थी, लेकिन हर बार वे एक खट्टा चेहरा बनाते थे, जैसे कि हम पर उनका पैसा बकाया हो। इसके शीर्ष पर वे बाहरी लोगों से काफी सतर्क थे। यह मानते थे कि बर्फ संप्रदाय एक पवित्र भूमि थी और बाहरी लोग केवल उस पवित्र दुनिया में गंदगी लाएंगे। वे विनम्र नहीं होंगे। तो तुम नहीं जानते कि बर्फ संप्रदाय कहाँ है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने माथे पर बल डाला। वह पू ने सिर हिलाया और धीरे से खांसा। युवती ने निर्देश दिया है कि अगर इस बार चीजें ठीक नहीं होती है तो युवा स्वामी त्रिपाठी को जल आत्मा द्वीप वापस जाना चाहिए। युवती तुम्हारा वहां इंतजार करेगी। त्रिपाठी जीवोक्ति हंसे बिना नहीं रह सका। वह छोटी लड़की, उसके पास मेरे बारे में भी विचार हैं। वह पू का मुंह सिकुड़ गया। उसने पहले कभी किसी को युवती को एक छोटी लड़की बुलाते हुए नहीं सुना था। इस युवा स्वामी त्रिपाठी का स्वर सामान्य नहीं था। इसके अलावा युवती के साथ उसका रिश्ता भी असामान्य था। बाहर हवा तेज है, अंदर चलते हैं, वह पू ने मुस्कान के साथ कहा। मेरे भाइयों ने कुछ खाना और पीना तैयार किया है और युवा स्वामी त्रिपाठी को शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। अच्छा, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और वह पू के साथ केबिन में चला गया। हालांकि वह पू और अन्य नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति और शुइलिंग के बीच का रिश्ता क्या था, वे अभी भी अनुमान लगा सकते थे।
शुईलिंग ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ दूसरों से अलग व्यवहार किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ एक दोस्ती स्थापित करना चाहती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी इस अवसर का अधिकतम उपयोग किया, जल्दी से चालक दल के साथ एक हो गया, टोस्ट का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को टोस्ट किया, एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवा ध्यान देने योग्य रूप से ठंडी हो गई, जैसे कि लोहे का जहाज आगे बढ़ता गया, वे धीरे धीरे बर्फ की एक दुनिया में पहुंच गए। समुद्र पर लहरें भी पहले की तुलना में बहुत कमजोर थीं और जहाज बर्फ की एक पतली परत से घिरा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये स्थिति अधिक से अधिक गंभीर हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती को पता था कि वे बर्फ की दुनिया के करीब और करीब आ रहे थे। उसका दिल अनंत अपेक्षा और उत्साह से भरा हुआ था। बर्फ संप्रदाय के शिष्यों से मुलाकात। आधे महीने बाद जहाज रुक गया। उनके सामने का समुद्र पूरी तरह से जम गया था। बर्फ हंस के पंखों की तरह गिर रही थी और समुद्र पर बर्फ कई मीटर मोटी थी। जहाज अब आगे नहीं बढ़ सकता था। वह पूर्ण कुशलतापूर्वक चालक दल को जहाज की आपूर्ति को ब्रह्मांड बैग में पैक करने और ग्लेशियर पर चढ़ने की तैयारी करने का निर्देश दिया। थोड़े समय के काम के बाद सब कुछ तैयार था। लोहे के जहाज की देखभाल के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़कर बाकी चालक दल नीचे कूद गया और कड़ाके की ठंड का सामना किया, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए। यहाँ का तापमान बेहद कम था, यहाँ तक कि वह पू जैसा एक खेती करने वाला भी बहुत सारे सर्दियों के कपड़े पहने हुए था। त्रिपाठी जीवप्ती दूसरी ओर पतले कपड़े पहने हुए था, लेकिन न केवल उसे ठंड महसूस नहीं हुई, उसका चेहरा गुलाबी था, जिससे वह पू और अन्य हैरान थे। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन सोचने लगे कि त्रिपाठी जीवप्ती की किस तरह की खेती थी, लेकिन इस कठोर वातावरण में वह वास्तव में पूरी तरह से ठीक था। जो उनकी आंखों में प्रवेश किया वह एक बर्फ सफेद दुनिया थी, जाहिर तौर पर बिना किसी अशुद्धियों के, एक नवजात की आंखों जितनी शुद्ध। कई लोगों के समूह ने कई दिनों तक पूरी गति से आगे उड़ान भरी। इससे पहले कि आगे चल रहे उत्कृष्ट ने अचानक एक हाथ का इशारा किया। सब रुक गए और आगे की ओर अपनी आंखें संकीर्ण की। बर्फ गिरने की इस दुनिया में उनके सामने कई आकृतियां थीं। वे सभी बर्फ सफेद पोशाक पहने हुए थे, लेकिन इस शुद्ध पृष्ठभूमि के खिलाफ उनका पता लगाना असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में इन लोगों के जीवन की आभा महसूस की, लेकिन उसने इसे इशारा नहीं किया। थोड़ी देर निरीक्षण करने के बाद आगे चल रहे उत्कृष्ट ने आखिरकार पुष्टि की कि वे वही थे। उसके चेहरे पर खुशी का एक भाव दिखाई दिया, क्योंकि वह जल्दी से आगे उड़ गया। एक क्षण बाद वे आखिरकार इन लोगों के स्थान पर पहुंच गए। ये लोग बर्फ संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर अपनी आंखें घुमाई और मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई। हालांकि ये लोग मुस्कुराए नहीं, उनकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और वे वास्तव में थोड़े अरीजनेबल थे, लेकिन उनकी खेती कितनी भी ऊंची या कम हो, उनकी सच्ची शक्ति बेहद शुद्ध थी। सिर से पैर तक वे एक ठंडी आभा निकालते थे जो दिल में प्रवेश करती थी। वातावरण जितना कठोर होगा, खेती करने वाला उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा, ये एक ज्ञात तथ्य था। बर्फ की इस दुनिया में एक अलग थलग जीवन जीते हुए बर्फ संप्रदाय के शिष्यों के लिए मजबूत न होना मुश्किल था। ऐसा लगता था कि कोषाध्यक्ष अनीश ने सुयान को इस जगह को सौंपने में बहुत प्रयास किया था। सुयान के स्वभाव के साथ ये जगह वास्तव में उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित थे, लेकिन फिर भी जब बर्फ संप्रदाय के नेता ने जल आत्मा मंदिर के लोगों को देखा तो उसने अभी भी अपने चेहरे पर कुछ अधीरता दिखाए और उदासीनता से पूछा, तुम इस बार इतने देर से क्यों आए? वह पू जल्दी से मुस्कुराया, क्षमा करें, कुछ मामलों ने हमारी यात्रा में देरी की, इंतजार कराने के लिए क्षमा करें। ये सबसे अच्छा है अगर अगली बार नहीं होता है, आदमी ने ठंडे स्वर में सूंघा। वह पू लगभग गला घोंट दिया गया था। अपनी आंखें घुमाते हुए और कुछ और नहीं कहते हुए जल्दी से ब्रह्मांड बैग को इकट्ठा किया ताकि बर्फ संप्रदाय के लोग माल की पुष्टि कर सकें। थोड़ी देर बाद बर्फ संप्रदाय के नेता ने फीका सिर हिलाया, इस बार जल आत्मा मंदिर द्वारा भेजे गए सामग्रियों से अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपनी आस्तीन से 2 और ब्रह्मांड बैग निकाले और उन्हें वह पू को सौंप दिया। उन्हें जांचने के बाद वह पू मुस्कुराया और कहा, अच्छा, इस बार हस्तांतरण सुचारू रूप से चला, सहयोग करके खुशी हुई। बर्फ संप्रदाय के लोग घूम गए और चले गए, यहाँ तक कि एक भी शिष्टाचार का शब्द विनिमय नहीं किया। सभी कृपया इंतजार करें, वह पू ने जल्दी से पुकारा। समूह का नेता घूम गया और नाखुशी से पूछा, तुम और क्या चाहते हो? यह इस तरह है, मैं आपसे एक निश्चित व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती आगे बढ़ा और अपनी मुठियां बांधी। एक व्यक्ति के बारे में पूछताछ? तुम किसके बारे में पूछताछ कर रहे हो? नेता ने माथे पर बल डाला, उसकी अभिव्यक्ति काफी अधीर थी। एक महिला जिसका नाम सुयान है, उसे तुम्हारे बर्फ संप्रदाय में होना चाहिए। सुयान? हाँ, वह 2 साल पहले तुम्हारे बर्फ संप्रदाय में शामिल हुई थी। अगर संभव हो तो मैं उसे देखने की उम्मीद करता हूँ। बर्फ संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तुम गलत जगह आए हो। नेता ने त्रिपाठी जीवप्ती के बोलने को पूरा होने का इंतजार नहीं किया, अपना हाथ हिलाया और उसे बाधित किया, इससे पहले कि वह घूम गया और चला गया। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा गुस्से में था, लेकिन उसने जगह पर काम नहीं किया, इसके बजाय बस ठंडे ढंग से लोगों के इस समूह की रवानगी की पीठ की ओर घूरता रहा। जल्द ही ये लोग बर्फ और हवा में गायब हो गए। युवा स्वामी त्रिपाठी, वह पू ने कुछ सहानुभूति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि बर्फ संप्रदाय के लोगों के साथ मिलना आसान नहीं था,
लोगों का ये समूह बस बहुत उदासीन था, यहाँ तक कि उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। तुम पहले वापस जाओ, शुईलिंग को बताओ कि इस बार मुझे उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर भविष्य में एक अवसर मिलता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। लेकिन युवती ने कहा कि अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो हमें तुम्हें वापस लाना होगा, चाहे कुछ भी हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें यहाँ धमकाया जाए। वह ने माथे पर बल डाला। मैं उसकी दयालुता की कद्र करता हूँ। वापस जाओ और उसे बताओ कि यह मैं था जिसने रहने पर जोर दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति हंसा और वपू के कंधे पर थपथपाया। इस बार तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। वह चापलूस था और जल्दी से मुस्कुराया। युवा स्वामी त्रिपाठी बहुत विनम्र है। ये वह युवा स्वामी त्रिपाठी की सफलता की कामना करता है। अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो कृपया जल्द से जल्द छोड़ दे। बर्फ संप्रदाय के इन लोगों को उकसाना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ सभी, हम किसी दिन फिर मिलेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी मुठियां बांधी इससे पहले कि वह बर्फ संप्रदाय के शिष्यों का पीछा किया और जल्दी से चला गया। उसकी गायब होती पीठ की ओर देखते हुए वह ने आह भरी और केवल दूसरों को वापस रास्ते से नेतृत्व कर सका जैसे वे आए थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सूक्ष्म रूप से अपनी दिव्य चेतना जारी की और बर्फ संप्रदाय के शिष्यों के समूह पर बंद कर दिया। उनके जाने के साथ उनका पता लगाता रहा। वह निश्चित था कि लोगों का ये समूह सुयान को जानता था। हालांकि जिस व्यक्ति ने बात की थी उसने अपना मुंह बंद रखा था। जब उसके बगल की युवा महिला ने त्रिपाठी जीवक्ति को सुयान का नाम लेते हुए सुना, उसकी सुंदर आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। हालांकि उसने जल्दी से खुद को संयमित कर लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी भी ये देखा। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि वे सुयान के अस्तित्व से इनकार क्यों कर रहे थे, लेकिन अगर वह उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता तो वह आराम महसूस नहीं कर सकता था। एक फीकी बेचैनी उसके दिल में लटक गई, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला था। ये तर्क पर खड़ा था कि सुयान को उपाध्याय अनीशपाल द्वारा बर्फ संप्रदाय को सौंप दिया गया था और कोषाध्यक्ष अनीश और बर्फ संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी की कुछ दोस्ती थी, एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उपाध्याय अनीशपाल ऐसा नहीं करते। त्रिपाठी जीवक्ति को कोषाध्यक्ष अनीश पर विश्वास था। चूंकि यह मामला था, सुयान को बर्फ संप्रदाय में गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस फीकी बेचैनी ने त्रिपाठी जीवक्ति को सतर्क कर दिया। सुयान को ढूंढने और ये देखने के लिए कसम खाई कि वह कैसी है। त्रिपाठी जीवक्ति अब बर्फ संप्रदाय के शिष्यों का गुप्त रूप से पीछा कर रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह बर्फ संप्रदाय के अंदर क्या खोजता है? एपिसोड नंबर 729। बर्फ संप्रदाय के क्षेत्र में घुसपैठ। ग्लेशियर के ऊपर सफेद पोशाक पहने कुछ बर्फ संप्रदाय के शिष्य दौड़ रहे थे, वही समूह जिसने वहपू और अन्य के साथ एक सौदा किया था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के नेतृत्व में लोगों का ये समूह एक अनियमित तरीके से बाएं और दाएं झूल रहा था। ग्लेशियर के ऊपर कई बड़ी और छोटी बर्फ की चट्टानें थीं और ये सभी लोग सफेद पोशाक पहने हुए थे। उनकी आभा को छिपाने की उनकी विधि काफी उत्कृष्ट थी, इसलिए अगर कोई सावधानी से जांच नहीं करता तो उनका पता लगाना असंभव होगा। इस शिष्यों के समूह का नेतृत्व कर रहा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति माथे पर बल डाले हुए आगे बढ़ रहा था। यह महसूस कर रहा था कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन जब उसने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की तो उसे कुछ भी नहीं मिला, जिससे वह थोड़ा बेचैन महसूस करने लगा। आधे दिन तक दौड़ने के बाद न केवल वे बर्फ संप्रदाय के करीब नहीं आ रहे थे, वे वास्तव में इससे दूर और दूर जा रहे थे। उसके बगल की एक युवा महिला आखिरकार मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, मार्शल अंकल नीरेन, हम इस दिशा में क्यों दौड़ रहे हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने उसे नहीं सुना था। युवा महिला ने होंठ सिकोड़े और फिर से पूछा, इसके अलावा उस व्यक्ति ने अभी अभी कहा कि वह जूनियर सिस्टर सुयान को ढूंढ रहा है। तुमने जूनियर सिस्टर को क्यों बताया कि वह बर्फ संप्रदाय में नहीं थी? वह स्पष्ट रूप से यहाँ थी, मैंने उसे 1 साल पहले देखा था। तभी नीरेन ने ठंडे ढंग से महिला की ओर देखा। इस तरह घूरने पर महिला तुरंत डर गई और जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। युवा महिला के बगल के एक युवक ने उसे शांत किया, जूनियर सिस्टर, मत पूछो, मार्शल अंकल के स्वाभाविक रूप से ऐसा करने के अपने कारण हैं, ये सब हमारे अपने भले के लिए है। बाहर लोगों के दिल खतरनाक होते हैं। वह आदमी एक चूहे जैसा दिखता है, पहली नज़र में ही स्पष्ट है कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। हमारे बर्फ संप्रदाय में किसी को ढूंढने के लिए आना, मुझे नहीं पता कि उसके क्या इरादे हैं। हाँ, युवा महिला ने सिर हिलाया। हालांकि वह अपने दिल में मार्शल अंकल नीरेन से सहमत नहीं थी, उसने और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। एक और शिष्य जो कुछ हद तक स्थिर दिखता था, उसने अपनी गति तेज की और नीरेन के करीब आया, धीरे से पूछते हुए, मार्शल अंकल, क्या हमारा पीछा किया जा रहा है? नीरेन ने माथे पर बल डाला और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यह सिर्फ मेरी कल्पना हो। लोगों के उस समूह में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास पता चले बिना मेरा पीछा करने की ताकत हो। सुरक्षित रहने के लिए चलो एक चक्कर लेते हैं। हाँ, नीरेन का माथा सिकुड़ गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की दिखावट को याद किया, अपना सिर हिलाया। आश्चर्य हुआ कि क्या वह थोड़ा बहुत सतर्क था। हालांकि उस युवक का एक असाधारण स्वभाव था और वह युवा पीढ़ी का एक मामूली सदस्य नहीं था। अंत में अपनी उम्र के साथ उसकी खेती बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। हालांकि नीरेन को जिसकी परवाह थी वह ये था कि वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा था वह वास्तव में सुयान थी, वह महिला जो 2 साल पहले अकारण बर्फ संप्रदाय में शामिल हुई थी।
संप्रदाय में शामिल होने के कुछ ही समय बाद इस महिला ने पहले ही एक चकाचौंध भरी चमक में खिल दिया था। यहाँ तक कि संप्रदाय स्वामी और कई बुजुर्गों ने भी कहा था कि वह एक दिन तीसरे क्रम संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगी। इसके शीर्ष पर उसका प्रदर्शन वास्तव में अद्भुत था। जब वह पहली बार संप्रदाय में शामिल हुई थी तो वह केवल एक अमरता आरोहण सीमा 8वें चरण की खेती करने वाला थी, लेकिन 1 साल से भी कम समय में उसने सफलतापूर्वक उत्कृष्ट क्षेत्र में सफलता प्राप्त की थी। उसकी खेती तेजी से आगे बढ़ रही थी। एल्डर ध्यान यू के अनुसार पिछले 1 साल में सुयान नाम की यह महिला बर्फ हिम गुफा के अंदर पीछे हट रही थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसकी वर्तमान खेती क्या थी। बर्फ संप्रदाय के गुप्त ग्रंथ और विभिन्न गुप्त कौशल, उसे उनमें निपुण होने के लिए केवल एक नज़र की आवश्यकता थी। ये कुछ ऐसा था जिसे बर्फ संप्रदाय के इतिहास में कोई भी कभी पूरा नहीं कर पाया था। उसकी योग्यता पौराणिक विशेष शरीर बर्फ क्रिस्टल शरीर से बहुत दूर नहीं थी। दुर्भाग्य से बर्फ क्रिस्टल शरीर बहुत दुर्लभ था। किसी ने भी कभी भी ऐसे विशेष शरीर वाले किसी को नहीं ढूंढा था। नीरेन केवल कुछ बार सुयान के संपर्क में रहा था, लेकिन उसने एल्डर ध्यान यू से सीखा था कि सुयान जैसी एक महिला बर्फ संप्रदाय के गुप्त कौशल की खेती करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिभा थी। मूल रूप से ये संप्रदाय स्वामी थे जिन्होंने अनिच्छा से उसे संप्रदाय में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी अद्भुत प्रतिभा की खोज के बाद एल्डर ध्यान यू को उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का विचार था। न केवल उसने उसके लिए अपने गुप्त ग्रंथ और मार्शल कौशल खोले थे, उसने उसे बर्फिम गुफा में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की भी अनुमति दी थी। दुर्भाग्य से ये लड़की बर्फ संप्रदाय में शामिल होने के लिए बहुत इच्छुक नहीं लगती थी, जिससे एल्डर ध्यान यू दोनों नफरत और प्यार करती थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने सुयान का उल्लेख किया, नीरेन सतर्क हो गया। अगर यह कोई और शिष्य होता तो नीरेन शायद इस मामले को छिपाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन चूंकि यह सुयान से संबंधित था, नीरेन ने महसूस किया कि उसे पहले इस मामले को एल्डर ध्यान यू को रिपोर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या सोचती है। ऐसा सोचते हुए नीरेन ने ग्लेशियरों और बर्फ पहाड़ों की दुनिया में फेरबदल करना जारी रखा। त्रिपाठी जीवप्ती का संदेह और सुयान की आभा। त्रिपाठी जीवप्ती, जो दूरी में पीछा कर रहा था, ने अपनी आंखें थोड़ी संकीर्ण की क्योंकि उसके चेहरे पर एक उपहास दिखाई दिया। दूसरा पक्ष जागरूक लगता था कि वह उनका पीछा कर रहा था, लेकिन निश्चित नहीं हो सकता था, इसलिए वह उसे भटकाने के प्रयास में घेरा बना रहा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की शक्तिशाली दिव्य चेतना के तहत नीरेन के सभी प्रयास व्यर्थ थे। 3 दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान दिया कि लोगों का समूह अचानक एक बर्फ पहाड़ में गायब हो गया था। उनकी जीवन आभा अजीब तरह से बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। एक क्षण इंतजार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और बर्फ पहाड़ के क्षेत्र की ओर चल दिया। लंबे समय तक सावधानी से जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ भी हासिल नहीं किया, केवल ये निर्धारित करने में सक्षम रहा कि इन बर्फ पहाड़ों के अंदर किसी प्रकार का रहस्य छिपा हुआ था। हालांकि जिसने उसे उत्साहित किया वह ये था कि उसने सुयान की आभा महसूस की। चूंकि उसने यिन यांग हर्षित एकता कला की खेती की थी, जब तक दोनों पक्ष एक निश्चित सीमा के भीतर थे, वे एक दूसरे के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा यिन यांग राक्षस जिनसे इनकी ऊर्जा एक दूसरे के शरीरों के माध्यम से बहती थी, जिससे इस अदृश्य आध्यात्मिक संबंध को बहुत बढ़ाया जाता था। सुयान उससे दूर नहीं थी, इस बर्फ पहाड़ के अंदर कहीं उसकी आभा समान थी, जाहिर तौर पर एक गहरी नींद में गिर गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना के साथ उससे बातचीत करने की कितनी भी कोशिश की, वह उससे थोड़ा सा भी जवाब नहीं पा सका। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा तुरंत उदासी से भर गया। सुयान के साथ निश्चित रूप से किसी प्रकार की दुर्घटना हुई होगी, अन्यथा अगर उसने उसके आगमन पर ध्यान दिया होता तो वह निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक बाहर दौड़ जाती। एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती का क्रोध उमड़ पड़ा क्योंकि हत्यारे इरादे ने उसकी आंखों को भर दिया। उसकी दृष्टि और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो गई। एल्डर ध्यान यू की चिंताएं। इन बर्फ पहाड़ों के अंदर सब कुछ क्रिस्टल स्पष्ट था। बर्फ संप्रदाय की नींव बर्फ पहाड़ों के इस खिंचाव में स्थित थी। कई साल पहले बर्फ संप्रदाय टोनहुआन क्षेत्र में सबसे बड़ी महान शक्तियों में से एक था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण बर्फ संप्रदाय को स्थानांतरित होने और यहाँ एकांत में रहने के लिए मजबूर किया गया था। अब बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर रहा था या बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा था। हर 10 साल या इतने समय में बर्फ संप्रदाय के बुजुर्ग उत्कृष्ट योग्यता वाले कुछ शिष्यों को ढूंढने के लिए बाहर जाते थे और उन्हें बर्फ संप्रदाय के ताज़ा खून को पूरक करने के लिए वापस लाते थे। ये सभी लोग अनाथ थे जिनके पास कोई पिता या माँ नहीं थी और अब बाहरी दुनिया में घूम रहे थे। शिष्यों के सख्त चयन ने बर्फ संप्रदाय के हर शिष्य को गर्व करने के लिए योग्यता और शक्ति रखने की अनुमति दी। बर्फ संप्रदाय में बहुत सारे लोग नहीं थे। संप्रदाय स्वामी से नीचे केवल 500 से थोड़ा अधिक, लेकिन कई स्वामी थे, कई संत क्षेत्र स्वामी और 20 से 30 उत्कृष्ट। इससे स्पष्ट था कि नए शिष्यों को ढूंढने के लिए बर्फ संप्रदाय की प्रतिभा और दृष्टि असाधारण थी। इस क्षण में एक बर्फ पहाड़ के केंद्र में एक बर्फ कक्ष के अंदर नीरेन इस लेन देन के बारे में एल्डर ध्यान यू को रिपोर्ट कर रहा था। ध्यान यू एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला थी और हालांकि वह बहुत पुरानी नहीं लगती थी, वह वास्तव में एक प्रथम क्रम संत थी। फेव की तरह वह अपनी युवा उपस्थिति को बनाए रखने में कुशल थी। नीरेन की रिपोर्ट सुनने के बाद ध्यान यू ने धीरे से सिर हिलाया। तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद।
उन शिष्यों को कुछ सामग्री इकट्ठा करने और खेती करने के लिए ले जाओ। बहुत धन्यवाद एल्डर ध्यान, नीरेन ने सम्मानपूर्वक कहा, लेकिन तुरंत वापस नहीं लिया। जाहिर तौर पर कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। क्या कुछ और है? ध्यान यू की सुंदर आंखों की जोड़ी उसके ऊपर घूम गई, सावधानीपूर्वक कुछ जानते हुए, और धीरे से पूछा, यह इस तरह है एल्डर ध्यान, इस लेन देन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने शिष्य का ध्यान आकर्षित किया। मुझे इसके बारे में बताओ। एक युवक था जिसने शिष्य से सुयान के ठिकाने के बारे में पूछा। मुझे नहीं पता कि उसने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, लेकिन जाहिर तौर पर वह जानता था कि सुयान हमारे बर्फ संप्रदाय में थी। वह सुयान को ढूंढ रहा था। ध्यान यू का सुंदर चेहरा जम गया, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया। वह किस तरह का आदमी था? नीरे ने जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति की दिखावट का वर्णन किया, जोड़ते हुए, वह बहुत बुरा नहीं था, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब था। शिष्य अयोग्य था और उसकी शक्ति को देखने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने मुझे दमन की एक भावना दी। उसने तुम्हें दबाया। ध्यान यू हैरान दिखाई दी, इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचते हुए, इससे पहले कि वह बुदबुदाए, क्या वह व्यक्ति हो सकता है जिसका उल्लेख उस बूढ़े आदमी ने संप्रदाय स्वामी से पहले किया था? उसने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढा? जब वह बूढ़ा आदमी सुयान को बर्फ संप्रदाय में लाया और उसे संप्रदाय स्वामी को सौंप दिया, तो उसने कहा था कि एक दिन एक युवक सुयान को ढूंढने के लिए आएगा। उस समय उसने संप्रदाय स्वामी से उसे जाने देने के लिए कहा था, अन्यथा यह बहुत संभव था कि वह एक बड़ी परेशानी पैदा करेगा। संप्रदाय स्वामी और ध्यान यू को उस समय सुयान की योग्यता इतनी उत्कृष्ट नहीं पता थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिना किसी झिझक के सहमत व्यक्त की थी। लेकिन अब सुयान की बुद्धिमत्ता को देखने के बाद ध्यान यू वास्तव में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जब तक वह बर्फ संप्रदाय में रहती है, अपनी प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से संप्रदाय स्वामी के पद को विरासत में मिलेगी और एक शक्तिशाली नेता बनेगी। जिसने ध्यान यू को सबसे अधिक असहाय महसूस कराया वह ये था कि सुयान वर्तमान में एक कठिन स्थिति में थी, इसलिए यह उसके लिए किसी से भी मिलने का समय नहीं था। उस युवक और सुयान के बीच का रिश्ता निश्चित रूप से बहुत करीब था। अगर वह सुयान की वर्तमान स्थिति को देखता तो ये नहीं पता था कि किस तरह की परेशानी होगी। ध्यान यू ने अपने माथे को रगड़ने में मदद नहीं की, एक सिरदर्द आता हुआ महसूस कर रही थी, पूछते हुए, क्या वह युवक बर्फ संप्रदाय में आया? नहीं, नीरे ने सिर हिलाया। शिष्य को महसूस हुआ कि इस मामले को पहले एल्डर ध्यान को रिपोर्ट किया जाना चाहिए, इसलिए उसने उसे सच नहीं बताया। अच्छा, तुमने अच्छा काम किया है। ध्यान यू ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जैसे ही वह प्रशंसा के कुछ शब्द पेश करने वाली थी, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की, ठंडे ढंग से सूंघते हुए, नीरेन, नीरेन, तुम वास्तव में योग्य हो। वह युवक तुम्हारे बर्फ संप्रदाय तक पीछा किया, फिर भी तुमने ध्यान भी नहीं दिया। नीरेन हक्का बक्का था, यह असंभव है। मैंने जानबूझकर वापस आने से पहले कोई समस्या नहीं होने का निर्धारित करने के लिए कई दिनों तक बाहर घेरा बनाया, वह कैसे हो सकता है? ध्यान यू ने ठंडे ढंग से सूंघा। मैंने कहा कि वह आया तो वह स्वाभाविक रूप से आया। इसके अलावा ये छोटा हरामी हमारे बर्फ संप्रदाय से बहुत असंतुष्ट लगता है। उसकी आभा इस क्षण में कुछ हद तक हिंसक है। एल्डर, कृपया अपना क्रोध शांत करें, शिष्य उसे भगा देगा। नीरे ने जल्दी से कहा। उसके चेहरे पर परेशानी का एक निशान दिखाई दिया। जब वह वापस आया तो वह पर्याप्त रूप से सतर्क था, लेकिन फिर भी उसे उसके दरवाजे तक पीछा किया गया था, जिससे उसका बहुत मान चला गया। जाओ, अपने साथ और लोगों को लाओ। इस छोटे हरामी से निपटना आसान नहीं है, बस उसे एक सबक सिखाओ, उसकी जान मत लो, ध्यान ने आदेश दिया। आखिरकार इस युवक का उस बूढ़े कुत्ते के साथ किसी प्रकार का रिश्ता था। अगर उसने वास्तव में उसे मार दिया तो उस बूढ़े कुत्ते और संप्रदाय स्वामी को समझाना मुश्किल होगा। सुयान की दुर्घटना के कारण संप्रदाय स्वामी ने पहले ही उसे एक बार डांट दिया था, ध्यान यू फिर से डांटना नहीं चाहती थी। नीरे ने जल्दी से पालन किया, झुककर और पीछे हटते हुए। उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। त्रिपाठी जीवक्ति अब बर्फ संप्रदाय के बाहरी सुरक्षा में है, लेकिन सुयान के करीब है। एल्डर ध्यान यू ने नीरेन को त्रिपाठी जीवक्ति को भगाने का आदेश दिया है। आगे क्या होगा? क्या त्रिपाठी जीवक्ति नीरेन और उसके लोगों को दूर भगा देगा, या क्या वह बर्फ पहाड़ के अंदर घुसने का प्रयास करेगा? एपिसोड नंबर 730, बर्फ संप्रदाय के शिष्यों का सामना। बर्फ पहाड़ के बाहर त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति भी काफी बदसूरत थी। अपनी आंखें बंद करके और अपने आसपास की दैवीय चेतना से जांच कर रहा था। पाटिल सुमित्रा की आभा से वह ये निष्कर्ष निकाल सकता था कि उसका जीवन खतरे में नहीं था, लेकिन किसी कारण से उसने उसके दैवीय चेतना कॉल का जवाब नहीं दिया, जैसे कि वह एक गहरी नींद में गिर गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति की धारणा में कई शक्तिशाली जीवन आभा अचानक प्रकट हुई और एक तेज गति से उसकी ओर उड़ गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों में एक ठंडा प्रकाश चमक उठा, क्योंकि उसने बर्फ संप्रदाय के कई शिष्यों को भूलना शुरू कर दिया जो अचानक प्रकट हुए थे। एक क्षण बाद ये लोग एक एक करके त्रिपाठी जीवक्ति के सामने पहुंच गए। जरूर, ये तुम हरामी हो, नीरे चिल्लाया, क्योंकि उसने इस छोटे हरामी के चेहरे पर उदास अभिव्यक्ति और मोटी हत्यारी इरादे को देखा। एक नज़र में ये स्पष्ट था कि वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। इस तरह के व्यक्ति के प्रति नीरेन में थोड़ी भी सद्भावना नहीं थी। तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत करते हो, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है।
नीरेन ने ठंडे ढंग से सूंघा, एक नाखुश स्वर में कहते हुए, मैं इस बारे में जल आत्मा मंदिर से पूछने जा रहा हूँ। क्या जल आत्मा मंदिर ऐसी जगह है जो ऐसे घातक खलनायकों को पालती है? उसने त्रिपाठी जीवप्ती को पहले जल आत्मा मंदिर के शिष्यों के साथ कार्य करते हुए देखा था और सोचा था कि त्रिपाठी जीवप्ती जल आत्मा मंदिर से था। जल आत्मा मंदिर को मेरी परवाह नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने जोर से सूंघा। नीरेन ने माथे पर बल डाला क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा, शांत रूप से कहते हुए, मुझे परवाह नहीं है कि तुम किस बल से हो, ये जगह मेरे बर्फ संप्रदाय से संबंधित है। जहाँ से तुम आए हो वापस जाओ, अन्यथा हमें अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। इससे पहले कि मैं जिस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ उसे देखूं, मैं कहीं भी जाना नहीं चाहता। त्रिपाठी जीवप्ती ने नीरेन की ओर घूरा, थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। यह आदमी स्पष्ट रूप से पाटिल सुमित्रा के बारे में जानता था, लेकिन इससे पहले उसने उसे सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया था। अब जब उसने इस जगह को ढूंढ लिया था तो यह आदमी वास्तव में उसे भगाना चाहता था। उसका रवैया चरम तक अहंकारी था। त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में क्रोधित था, लेकिन उसने अभी भी सहारा लिया। आखिरकार बर्फ संप्रदाय के संप्रदाय स्वामी का उपाध्याय अनीशपाल के साथ किसी प्रकार का रिश्ता था और उपाध्याय अनीशपाल द्वारा पाटिल सुमित्रा को उसे सौंपना स्पष्ट रूप से अच्छे इरादों से बाहर था। अगर बर्फ संप्रदाय उसे एक उचित और स्वीकार्य व्याख्या दे सकता था तो त्रिपाठी जीवप्ती चीजों को बदतर नहीं करना चाहता था। अभी वह बस ये जानना चाहता था कि पाटिल सुमित्रा कैसी थी। त्रिपाठी जीवप्ती क्रोधित नहीं हुआ, लेकिन नीरेन हुआ और चिल्लाया, छोटे हरामी, दंड पीने के लिए मजबूर होने के लिए एक टोस्ट को अस्वीकार मत करो। मेरे बर्फ संप्रदाय के क्षेत्र में तुम पहले हो जिसने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की है। अगर तुम मुझे फिर से भड़काते हो तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने उपहास किया। नीरेन ने धीरे से सिर हिलाया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुमने इसके लिए पूछा। एक जूनियर मेरे सामने इतना अहंकारी होने की हिम्मत करता है, तुम बस अपनी जगह नहीं जानते। आज मैं तुम्हें बताने दूंगा कि मालिक कौन है। जैसे ही उसने ये कहा, नीरेन की आंखें अचानक चमक उठी। एक शुद्ध सफेद प्रकाश अचानक उसकी आंखों से फूट पड़ा। इस शुद्ध सफेद दुनिया में ऐसे प्रकाश का पता लगाना बेहद मुश्किल था। ठंडी आभा के साथ मिलाया गया प्रकाश एक तेज तलवार की तरह था, त्रिपाठी जीवप्ती के सिर में घुसता था और त्रिपाठी जीवप्ती की चेतना के सागर की रक्षा को फाड़ देता था। ऐसा लगता था कि वह उसे एक ही झटके में नष्ट करना चाहता था। एक दैवीय चेतना हमला। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक ठंडी मुस्कान में घुमा क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि बर्फ संप्रदाय के लोग अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन ये पता चलता है कि तुम बस मामूली हो। अगर तुम्हारे पास इतना ही सब कुछ है तो मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। हालांकि नीरेन के दैवीय चेतना हमला ने आसानी से त्रिपाठी जीवप्ती के चेतना के सागर में प्रवेश किया, ये जल्दी से झुलसती लहरों से भस्म हो गया। नीरेन का रंग बदल गया और उसके आसपास के अन्य बर्फ संप्रदाय के शिष्यों ने भी आश्चर्य में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरना शुरू कर दिया। नीरेन एक प्रथम क्रम उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी था और हालांकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती नहीं की, उसकी आत्मा अभी भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली थी। ऐसे जूनियर के साथ निपटाना, न केवल वह थोड़ा सा भी घायल नहीं हुआ, वह आराम से बोलने में भी सक्षम था, एक परिणाम जिसे उन सभी के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। जूनियर ब्रदर, ये छोटा हरामी थोड़ा अजीब है। नीरेन के बगल में एक और उत्कृष्ट ने जल्दी से कहा। नीरेन ने गंभीरता से सिर हिलाया। अभी अभी जब एल्डर ध्यानयू ने उसे इस छोटे हरामी को भगाने के लिए और लोगों को लाने के लिए कहा था, नीरेन को महसूस हुआ कि वह एक तिल का तार बना रही थी। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह भाग्यशाली था कि उसने मदद के लिए अपने अन्य भाइयों को ढूंढ लिया था, अन्यथा अगर वह अकेले बाहर आया होता तो उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। ऐसा सोचते हुए नीरेन ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा और जल्दी से कहा, लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ कौशल है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा, तुम अब जा सकते हो। मैंने कहा, इससे पहले कि मैं जिस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ उसे देखूं, मैं नहीं जाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, उसका रवैया दृढ़ था, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने घोषणा की, अगर तुम मुझे उसे देखने नहीं देते तो मैं तुम्हारे 3000 बर्फ पहाड़ दुनिया को सपाट कर दूंगा। अहंकारी, बर्फ संप्रदाय ऐसी जगह नहीं है जहां तुम इतनी अत्याचार से कार्य कर सको। नीरेन गरजा, ऐसा लगता है कि तुमसे बात करना बेकार है, बर्फ संप्रदाय में तुम्हारी स्थिति ऊंची नहीं है। चूंकि ऐसा है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा हूं जिससे मैं बात कर सकूं। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती की आवाज गिरी, उसका आंकड़ा उछल पड़ा और सीधे बर्फ पहाड़ों में से एक की ओर उड़ गया। इस बर्फ पहाड़ से नीरेन स्पष्ट रूप से एक अत्याचारी दैवीय चेतना को महसूस कर सकता था, जैसे कि कोई उस पर जासूसी कर रहा था। कोरी कल्पना। नीरेन गुस्से में चिल्लाया, उसकी जीवन शक्ति फूट पड़ी, बर्फ मोहर दुनिया। इस क्षण में काटती ठंडी हवा और भी अधिक ठंडी हो गई और एक अकारण ऊर्जा अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर के आसपास प्रकट हुई, उसे घेर लिया। इस ऊर्जा से बर्फ के टुकड़े जल्दी से बन गए और सभी दिशाओं से उसकी ओर गोली मार दी गई। प्रत्येक बर्फ का टुकड़ा एक चाकू जितना तेज और एक प्रभावशाली आभा से भरा हुआ था। एक पल में वह इस बर्फ पहाड़ में जलमग्न हो गया था। नीरेन की अभिव्यक्ति हालांकि आराम नहीं हुई और इसके बजाय और भी अधिक गंभीर हो गई। एस्टरिस्क शिव 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 एस्टरिस्क।
बर्फ के टुकड़े गोली मारना जारी रखा, लेकिन बर्फ विशेषता ऊर्जा के केंद्र में एक ज्वलंत लो फूट पड़ी, एक अकल्पनीय गति से फैल गई। जल्द ही लाल लो सूरज जितनी चमकदार हो गई। एस्टरिस्क होंग एस्टरिस्क बर्फमुहर दुनिया ढह गई और त्रिपाठी जीवोक्ति मध्य हवा में खड़ा था। उसका शरीर एक ज्वलंत लाल प्रकाश में ढका हुआ था और एक झुलसती आभा निकालता था, उदासीनता से नीरेन को घूरता था। उत्कृष्ट क्षेत्र। नीरेन का रंग बहुत बदल गया क्योंकि उसकी आंखें ध्यान खो गईं। त्रिपाठी जीवोक्ति के जीवन शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए नीरेन ने तुरंत समझा कि दूसरे पक्ष की खेती क्या थी। ये युवक, ठीक उसी की तरह, वास्तव में एक प्रथम क्रम उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी था। इसके शीर्ष पर इस युवक की जीवन शक्ति अपनी खुद की जीवन शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। जिसने नीरेन को और भी अधिक बेचैन किया वह ये था कि इस युवक की जीवन शक्ति विशेषता अपनी खुद की जीवन शक्ति विशेषता के विपरीत थी। जूनियर ब्रदर, सावधान। जब नीरेन अचंभित था तो उसके बगल के उसके भाई ने अचानक चिल्लाया और जल्दी से उसे वापस खींच लिया। एस्टरिस्क शिव एस्टरिस्क एक ज्वलंत लाल भाला नीरेन के शरीर से होकर गुजर गया और जमीन में घुस गया। बर्फमुहर दुनिया में कुछ हजार मीटर गहरा एक विशाल छेद बनाया। इस भाले की शक्ति को महसूस करते हुए जो शुद्ध रूप से सच्ची युवान से संघर्षित थी, सभी का चेहरा पीला पड़ गया। वे सभी उत्कृष्ट क्षेत्र स्वामी थे, लेकिन उनमें से किसी में भी अपने शरीरों के साथ ऐसे हमले का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। अगर उन्हें मारा गया तो वे तुरंत मर जाएंगे। एस्टरिस्क हूँ एस्टरिस्क एक असहनीय रूप से गर्म जीवन शक्ति आभा फैल गई, कई हजार मीटर की त्रिज्या को ढक लिया। इस सीमा